हेलो एवरीवन। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू ड्रामे एक्सक्लूसिव लव के एपिसोड 1 को। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को एक घर के सामने खड़े देखते हैं। रात का समय था, तभी हमारे ड्रामे का फर्स्ट मेन लीड डूजी कार से वहां आता है। दूसरी तरफ रूम में ड्रामे का सेकंड मेन लीड वांग लाइव आकर अपने फैंस के लिए सॉन्ग गा रहा था, जहां वो उनसे पूछता है तुम सबको मेरा गाया हुआ सॉन्ग कैसा लगा। वांग अभी इतना फेमस नहीं था, तो उसे बहुत कम लोग ही लाइव पर ज्वाइन करते थे। जहां आयरन मैन नाम का पर्सन उससे कहता है मैं तुम्हारी लाइव परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ। वांग उससे पूछता है क्या तुमने मेरी लाइव परफॉर्मेंस देखी है या फिर तुम वर्ल्ड को सेव करने में बिजी हो। आयरन मैन कहता है पार्क नंबर 10 की मेंटेनेंस हाल ही में पूरी हो चुकी है और मैंने उसी पार्क में पहली बार तुम्हारी परफॉर्मेंस देखी थी। ये सुनकर वांग कहता है तब तो हम कल दिन में 2 बजे पार्क नंबर 10 में मिलते हैं। उसी वक्त रूम के बाहर लाइटनिंग होने लगती है और लाइट चली जाती है। वांग बहुत ही ज्यादा डरपोक है, तो वो अपने पहने हुए लॉकेट को पकड़कर भगवान को याद करने लगता है। तभी अचानक से उसके रूम का डोर ओपन होता है। वो पीछे पलटकर उस पर्सन पर अटैक करता कि तभी वहाँ लाइट आ जाती है। डूजी वांग को लेने वहाँ पहुँच गया था। वांग उससे पूछता है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तो डूजी कहता है तुम्हारे भाई यिंग ने मुझे तुम्हें वापस लाने के लिए यहाँ भेजा है। यानी कि वांग अपनी फैमिली से दूर अकेले यहाँ रहता है। वांग बड़े टशन में कहता है मेरे भाई से बोल दो कि वो मुझे ना ढूंढे। वो अपना गिटार लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन डोजी चुटकी बजाता है और सारे बॉडीगार्ड्स आकर वांग को एक बैग में डालकर वहाँ से ले जाते हैं। बेचारा वांग तो बस चिल्लाता रह जाता है। वो वांग को कार में डाल देते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में डोजी वांग को उठाकर घर ले आता है। यिंग अपने भाई वांग से मिलने आता है, तो वांग कहता है क्या तुम मुझसे नॉर्मल तरीके से मिलने नहीं आ सकते थे। यिंग कहता है तुम घर से भागकर एक स्ट्रीट परफॉर्मर बन गए थे। ये सुनकर वांग कहता है तुमने मुझे सपोर्ट करने से मना कर दिया था, क्या मैं अपने ऊपर भी डिपेंड नहीं हो सकता हूँ। यिंग बोलता है वांग मैं तुम्हें 3 महीने देता हूँ, तुम हमारे फैमिली बिजनेस को 3 महीने के अंदर टेक ओवर कर लो। वांग बोलता है तुम जानते हो कि मैं ये नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इन सब चीजों से डर लगता है। सो बेसिकली वांग की फैमिली फ्यूनरल होम चलाती है और वांग को घोस्ट से डर लगता है, इसलिए वो ये सब नहीं करना चाहता है। यिंग कहता है लेकिन तुम इस फैमिली के बेटे हो। बेसिकली यिंग वांग का ब्लड रिलेटेड भाई नहीं है। यिंग आगे कहता है जब डैड इस दुनिया से गए थे तब उन्होंने मुझे इस कंपनी को तब तक हैंडल करने के लिए बोला था जब तक तुम्हारी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हो जाती है, लेकिन क्या हुआ तुम 6 साल तक बस पढ़ाई करने में ही लगे रहे। वांग बोलता है मेरा फ्यूनरल एटिक पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर तुम्हारी बात पूरी हो गई है तो अब मैं जा रहा हूँ। वो वहाँ से जाने लगता है तो डूजी उसे वहाँ से जाने ही नहीं देता। वांग गुस्से में उससे पूछता है तुम कौन हो। यिंग उसे बताता है ये होंगजे फ्यूनरल डायरेक्टर्स का बेस्ट डायरेक्टर डूजी है और अब से यही तुम्हें ट्रेन करेगा, तुम मुझे और डैड को शर्मिंदा मत करना। ये बोलकर यिंग वहाँ से चला जाता है। डूजी बहुत ही ज्यादा कोल्ड टाइप का पर्सन है, वो स्मेल तक भी नहीं करता। वांग उससे पूछता है मेरा भाई अचानक से इतना क्यों बदल गया, क्या उसके साथ कुछ हुआ है। उसने पहले कभी मुझसे बिजनेस टेक ओवर करने के लिए इस तरह से नहीं बोला, लेकिन डोजी उसकी बात को इग्नोर करके कहता है इस विला में 2 फ्लोर हैं और ये तुम्हारा रूम है, जो भी तुम्हें चाहिए वो इस सूटकेस में रखा हुआ है। अब से तुम किसी भी रेंटेड प्लेस पर नहीं रहोगे और तुम्हारा कार्ड और अकाउंट दोनों ही फ्रोज कर दिए जाएंगे। वांग गुस्से में ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है कि तुम्हें ये सब करने का कोई राइट नहीं है। तो डूजी उससे कहता है क्या तुम्हें अपना गिटार नहीं चाहिए। ये सुनकर वांग उससे पूछता है तुमने मेरा गिटार कहाँ रखा हुआ है, अभी उसे वापस करो। तो डूजी उसके क्लोज आकर कहता है अब से तुम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो। आधी रात को वांग जब फ्रिज के पास जाता है तो फ्रिज का डोर अपने आप खुलने लगता है। डरपोक वांग दोबारा से अपना लॉकेट पकड़ लेता है। ये सब कैमरा के थ्रू डूजी भी देख रहा था। वांग अपने आप को समझाते हुए कहता है ये सब फेक है, लेकिन जब वो फ्रिज का डोर ओपन करता है तो फ्रिज के अंदर बहुत ही डरावनी चीजें रखी हुई थी। वहाँ एक पर्सन घोस्ट की कॉस्ट्यूम पहनकर वांग को डराने के लिए रेडी था। ये सब देखकर डूजी उस पर्सन को रोकने जाता, उससे पहले ही वो पर्सन वांग को डरा देता है। वांग उसे पंच मारकर डर के मारे बेहोश हो जाता है। डूजी वांग को गोद में उठाकर उसके रूम में ले जाता है, जहां वो बड़े प्यार से उसके हेड पर पैट करता है।
यानी कि डूजी की एक ऐसी साइड भी है जो वो लोगों को शो नहीं करता है। अगली सुबह वांग नींद से उठकर डूजी से कहता है कल वो सब क्या था। डूजी उसे ट्रेनिंग प्लान पकड़ाकर कहता है पिछली रात तो वो बस पहला स्टेप था तुम्हारे ब्लड और फ्यूनरल के डर को इतने कम समय में ओवरकम करने का। वांग कहता है क्या तुम उसे ट्रेनिंग कहते हो, और वो घोस्ट भी तुम्हारे प्लान का पार्ट था। तभी उसके बगल में सो रहा घोस्ट उससे पूछता है क्या तुम मेरी बात कर रहे हो। वांग उसे दोबारा से पंच मारता, लेकिन वो उसे पहचान कर कहता है जूनियर यू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यू कहता है तुम तो अपनी ग्रेजुएशन पोस्टपोन करने में लगे हुए थे और मैंने बहुत पहले ही ग्रेजुएशन पूरी कर ली, इसलिए तुम्हें मुझे सीनियर बुलाना चाहिए। और मैं हॉरर फैन हूँ और कल रात जो तुमने देखा वो मेरे कलेक्शन का हिस्सा थे। डूजी यू से कहता है क्या मैंने तुम्हें वांग को डराने के लिए बोला था। तो यू कहता है मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। दोपहर हो गई थी। वांग को आयरन मैन से करा हुआ प्रॉमिस याद आ जाता है, जहां उसने उसे दिन के 2 बजे पार्क में मिलने के लिए बोला था। वो वहां से जाने लगता है तो डूजी कहता है मैं बस तुमसे एक बार बोलूंगा, तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। डूजी को किसी की कॉल आती है और वो वांग को यू के साथ छोड़कर किसी से मिलने चला जाता है। दूसरी तरफ हम 2 लड़कों को देखते हैं जो एक दूसरे को रिंग पहनाकर किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक लेडी उनकी वीडियो बना रही थी। ये दोनों फ्रेंड्स हैं और यहाँ सिर्फ वेडिंग वेन्यू को टेस्ट करने आए हैं। ब्लू कोट वाला लड़का ही कहता है तुम्हें नहीं लगता कि मैं एक अच्छा वेडिंग प्लानर बन सकता हूँ। तो जैंग कहता है तुम बस अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी के बॉस ही बने रहो और मेरे कस्टमर्स को चुराना बंद करो। वो ही को चॉकलेट देकर कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है। ही स्माइल करके कहता है क्या तुम बस मुझे यही देने वाले हो। तभी जैंग को वांग की कॉल आती है। वो दोनों वांग से मिलने उसी प्लेस पर पहुंच जाते हैं जहां वांग डूजी के साथ रह रहा है। यू उनके लिए डोर ओपन करके पूछता है तुम कौन हो। जैंग कहता है हम वांग से मिलने आए हैं। तो यू कहता है वो बहुत बिजी है। ये बोलकर वो डोर बंद करने लगता है। ही यू को पहचान लेता है तो यू उससे पूछता है क्या तुम दोनों कॉलेज में वांग के साथ डॉर्म में रहते थे। वो उन दोनों से बात करने में बिजी था। इसी बात का फायदा उठाकर वांग यू को एक बैग में बंद कर देता है जिसमें ही और जैंग भी उसकी मदद करते हैं। वांग उससे कहता है अब तुम्हें पता चलेगा कि मुझे कैसा फील होता है। इसके बाद वो अपना गिटार लेकर उन दोनों के साथ पार्क नंबर 10 की तरफ चला जाता है। इधर डूजी काफी परेशान होकर किसी को कॉल लगा रहा था, जहां एक लड़की उससे कहती है वो पता नहीं कहां चला गया है। अगले सीन में वांग पार्क में पहुंच जाता है। ही जैंग से बोलता है मैं उसे गाते हुए नहीं सुनना चाहता हूँ, इसलिए चलो हम खाना खाने चलते हैं। वांग काफी सैड होकर कहता है शायद मैं लेट हो गया, लेकिन तभी व्हील चेयर पर एक लड़का उसके पास आकर कहता है मैं ही आयरन मैन हूँ, माना कि मैं उसके जैसा नहीं दिखता। ये सुनकर वांग कहता है ऐसा किसने बोला, तुम मेरे बिग फैन हो और मेरे गाने सुनने के लिए थैंक्स। इसके बाद वो उस लड़के को अपनी लाइव परफॉर्मेंस में गाना गाकर सुनाता है। दूसरी तरफ यू जैसे तैसे करके अपने आप को उस बैग में से बाहर निकाल ही लेता है। उसे वांग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इधर पार्क में वांग उस लड़के को गाना गाकर सुना रहा था तो एक लड़का उसके पास आकर कहता है तुम कहीं और जाकर ये सब करो। वो लड़का वांग से फाइट करने लगता है। वो उसे मारता कि तभी डूजी वहां आकर उन गुंडों से बहुत मस्त फाइट करता है। डूजी व्हील चेयर वाले लड़के से कहता है क्या तुम्हें अपनी कंडीशन नहीं पता है। वो लड़का डूजी को सॉरी बोलकर ब्रदर बुलाता है। ये सुनकर वांग शौक में कहता है क्या तुम दोनों भाई हो। डूजी अपने भाई को कार में बैठा देता है तो उसका भाई उससे कहता है तुम वांग से लाइव स्ट्रीम पर सॉन्ग गाने के लिए कहना। वो उन दोनों को बाय बोलकर चला जाता है तो वांग डूजी से बोलता है सॉरी, मुझे उसकी कंडीशन के बारे में नहीं पता था। डूजी कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि पहले तुम घर से क्यों भागे, तुम्हें इस बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए। थोड़ी देर पहले डूजी जिस पर्सन को कॉल करके ढूंढ रहा था वो उसका भाई ही था, इसलिए वो यहाँ पहुँच पाया। वांग कहता है मैं अपने फैंस से किया हुआ प्रॉमिस हमेशा पूरा करता हूँ। तब तक ही और जैंग भी वहाँ आ जाते हैं। वो वांग से पूछते हैं ये कौन है, क्या ये वही कोल्ड पर्सन तो नहीं है जिसके बारे में तुम हमें बता रहे थे। ये सुनकर डूजी वांग से पूछता है क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं। ही कहता है वांग भी तुम्हारे बॉस जैसा ही है और वो घर से बाहर क्यों नहीं आ सकता है, तुम उसकी फ्रीडम पर रोक क्यों लगा रहे हो। ये सुनकर डूजी कहता है मेरा बॉस
यिंग है। जैंग बोलता है चाहे कुछ भी हो, तुम्हें किसी को इस तरह से बिजनेस टेक ओवर करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। डूजी वांग से कहता है चाहे ये तुम्हें पसंद हो या ना हो, लेकिन ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वांग कहता है लेकिन मेरा भाई मुझे इस तरह से फोर्स क्यों कर रहा है, घर पर ऐसा क्या हो गया है। डूजी बोलता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस तुम्हें ट्रेन करने की है। अगर तुम्हें इस सवाल का जवाब चाहिए तो तुम्हें ये आंसर खुद ढूंढना होगा। वांग वापस जाने के लिए रेडी हो जाता है। वो कहता है लेकिन मैं खुद अपने भाई को बताऊंगा कि मैं बिजनेस को टेक ओवर करना चाहता हूँ या नहीं। डूजी उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन वांग के शोल्डर पर फाइट की वजह से चोट लग गई थी। घर वापस आने के बाद डूजी उससे बोलता है जल्दी से अपनी शर्ट उतारो। वांग कहता है वो बस छोटी सी इंजरी है, लेकिन डूजी कहता है मुझे एक बात दोबारा रिपीट करना पसंद नहीं है। वांग कहता है अगर तुम ये बात 3 बार भी कहोगे तब भी मेरा जवाब सेम ही रहेगा। अब डूजी कहता है क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी शर्ट उतारूं या फिर तुम खुद ये काम करोगे। वांग कुछ नहीं बोलता तो डूजी खुद उसकी शर्ट उतारने लगता है, लेकिन वांग उसे रोककर अपनी शर्ट उतार देता है। तो डूजी भी उसके शोल्डर पर पेन रिलीविंग पैच लगाकर कहता है जल्दी से डिनर करने के लिए रेडी हो जाओ। अगले सीन में डिनर पर डूजी ने सारी वही डिशेस बनाई थी जो वांग को खाना पसंद नहीं था। वो वांग से कहता है तुम्हें अपनी ब्लड सिकनेस को दूर करने के लिए ये सब डिशेस ही खानी होंगी। वांग कहता है अब मुझे भूख नहीं है, तुम ही ये सब खा लो और मेरा हाथ भी इंजर्ड है। डूजी कहता है तो फिर तुम अपने उल्टे हाथ से खाओ, और अगर तुम ये नहीं खाओगे तो मुझे तुम्हें अपने हाथ से ये सब खिलाना होगा। उन दोनों के फेस बहुत ही ज्यादा क्लोज थे। एपिसोड के लास्ट में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां रात को जब वांग सो रहा था तो डूजी उसके रूम में ही चेयर पर बैठकर उसके सॉन्ग को सुन रहा था। एपिसोड के स्टार्टिंग में रात के समय डूजी वांग से कहता है तुम्हें अपने ब्लड फोबिया को ओवरकम करने के लिए ये सारी डिशेस खानी होंगी। वांग तो खाना खाने से मना कर देता है, लेकिन डूजी कहता है मेरे अपने तरीके हैं तुम्हें ये सब खिलाने के, और क्या तुम चाहते हो कि मैं कल रात की तरह तुम्हारे साथ करूं। ये सब बोलकर वो वांग के मुंह में जबरदस्ती खाना डालने लगता है। वो कहता है अगर तुमने ये खाना अपने मुंह से बाहर निकाला तो तुम्हारी पेनल्टी ट्रिपल हो जाएगी। बेचारा वांग जैसे तैसे करके ना चाहते हुए भी उस खाने को खाता है। इधर ही अपना काम करने में बिजी था, तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आती है। वो अपनी मॉम से बोलता है मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ, लेकिन आप इतनी लेट तक क्यों उठी हुई हैं। ही की मॉम उसे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए बोलती है, तो ना चाहते हुए भी वो उस डेट पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। फोन कट करने के बाद अपने सामने चॉकलेट के बॉक्स को देखकर चॉकलेट खाते हुए वो जैंग को याद करता है, जहाँ वो अपने आप से कहता है क्या हम दोनों बस दोस्त ही रह सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ही जैंग को लाइक करता है। अगली सुबह वांग के फोन पर अलार्म रिंग करने लगता है। वांग उसे बंद करने के लिए टेबल पर हाथ ले जाता है, लेकिन डूजी बार बार उसका मोबाइल दूर कर देता है। इस चक्कर में बेचारा वांग नींद में ही बेड से गिर जाता है। वो वांग से कहता अब सोने की जरूरत नहीं है और तुम्हारे एक्सरसाइज करने का टाइम हो गया है, अभी सिर्फ सुबह के 5 बज रहे थे। डूजी वांग से कहता है कंपनी के वारिस होने के नाते तुम्हें 24 घंटे 7 दिन कॉल पर रहना होगा। उसके लिए तुम्हें अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव करनी होगी, इसलिए तुम्हें हर मॉर्निंग एक्सरसाइज करनी होगी और फ्यूनरल इंडस्ट्री के टर्म्स को भी प्रॉपरली याद भी करना होगा। ये सुनकर वांग कहता है क्या तुम ये बोल रहे हो कि मुझे जॉगिंग करने के साथ साथ ये सब याद करना होगा। डूजी कहता अब तुम समझ गए हो तो काम पर लग जाओ। दूसरी तरफ ही जैंग को वॉइस मैसेज कर देता है, मैंने तुम्हें अपनी ब्लाइंड डेट की लोकेशन सेंड कर दी है और अब मैं अंदर जा रहा हूँ। जैंग ही को मैसेज नहीं करता तो ही बोलता है क्या वो सच में यहाँ नहीं आने वाला है। वो ब्लाइंड डेट के लिए एंटर करता तभी जैंग पीछे से आकर ही से बोलता है तुम्हें अंदर जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाता है। इधर जॉगिंग पूरी होने के बाद डूजी वांग को पनिशमेंट देता है क्योंकि वांग बहुत ही धीरे धीरे भाग रहा था। वांग का तो ये सब देखने के बाद अब खून उबलने लगता है। अगले सीन में जब डूजी शावर लेकर बाहर आता है तो वांग सीधे उसके रूम में एंटर करता है। वो डूजी की बॉडी देखकर उसे टच करने लगता है तो डूजी कहता है तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। वांग कहता है मेरे रूम के बाथरूम को फिक्स करवाना होगा,
इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे रूम के बाथरूम को यूज कर लूं। ये सुनकर डूजी कहता है ठीक है, मैं किसी को तुम्हारे रूम का बाथरूम फिक्स करने के लिए बोल दूंगा। बाथरूम में एंटर करते वक्त वांग का ब्रेसलेट डूजी के टॉवल में फंस जाता है और इस चक्कर में डूजी का टॉवल खुल जाता है। वांग उसे सॉरी बोलकर कहता है मैंने कुछ भी नहीं देखा। तो डूजी बोलता है अभी इसी वक्त मुझे मेरा टॉवल वापस करो। इतना सब कुछ होने के बाद तो वांग एम्बैरेसिंग फील करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जैंग ही के लिए फूड बनाकर सर्व करता है। ये सब देखकर ही अपने स्कूल के दिनों को याद करता है। एक दिन जब जैंग स्कूल के बाद अपने घर जा रहा था तो ही उसके पास आकर कहता है मैंने टीचर से सुना कि तुम अकेले रहते हो, क्या अकेले रहना बोरिंग नहीं होता। जैंग ही के स्कूल में एक ट्रांसफर स्टूडेंट था, वो उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। तो ही कहता आज मेरी फैमिली घर वापस नहीं आएगी और मुझे बहुत भूख लग रही है, तो क्या मैं तुम्हारे प्लेस पर जाकर डिनर कर सकता हूँ। ये सुनकर जैंग स्माइल करता है और इस तरह से वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। प्रेजेंट में जैंग ही से बोलता है पहले तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम दोबारा उस पर्सन के साथ ब्लाइंड डेट पर नहीं जाओगे जिसे तुम लाइक नहीं करते हो। ही स्माइल करके कहता है अगर मैं कभी ऐसे पर्सन से नहीं मिल पाया जिसे मैं लाइक करता हूँ तो क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। वो जैंग के फेस के बहुत क्लोज था। जैंग बहुत ज्यादा नर्वस फील करने लगता है। वो कहता है हम दोनों हमेशा के लिए दोस्त हैं। दूसरी तरफ डूजी यिंग से कॉल पर कहता है अभी तक तो सब कुछ कंट्रोल में है। फोन कट होने के बाद वो पास्ट के एक सीन को याद करता है जहां यिंग ने उसे एक डॉक्यूमेंट पास करके कहा था मेरे भाई वांग को इस बारे में कभी भी पता नहीं चलना चाहिए। रात को वांग बियर के साथ नूडल्स खा रहा था, तभी डूजी वहां आकर उससे कहता है तुम्हें ये सब खाने के लिए किसने अलाउड किया, अभी इसे साफ करके अपने रूम में जाओ। लेकिन वांग बहुत ज्यादा ड्रंक था। वो डूजी से बोलता है माना कि मैं बहुत रिच हूँ लेकिन अंदर से मेरी सोल खाली है। मेरे दो दोस्त हैं और उन्होंने भी इसी तरह अपने फैमिली बिजनेस को टेक ओवर कर लिया है। मुझे सिंगिंग करना पसंद है, अगर मेरा इस दुनिया में एक फैन भी होगा तब भी मैं उसके लिए गाना गाऊंगा। ये सब सुनकर डूजी कहता है क्या तुम्हें पता भी है कितना टाइम हो रहा है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। वांग कहता है बस मुझे एक गाना गाने दो, उसके बाद मैं पक्का बिजनेस को टेक ओवर कर लूंगा। वो जोर जोर से चिल्लाकर गाना गाने लगता है तो डूजी उसे गोद में उठाकर उसके रूम में ले जाता है। उसे बेड पर फेंकने के बाद वो वहां से जाने लगता है तो वांग उससे कहता है अब कॉन्सर्ट का टाइम हो गया है और अगर मैं यहाँ अकेला रहूंगा तो मुझे डर लगेगा। और क्या तुम जानते हो मुझे इतना डर क्यों लगता है, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। जब मैं छोटा था तब मेरा भाई मुझे बहुत डरावने प्लेसेस पर लेकर जाता था। ये सब सुनकर डूजी कहता है तुम्हारा भाई तुम्हें सिर्फ हॉस्पिटल और फेयरवेल सेरेमनीज में लेकर जाता था ताकि तुम ट्रेन हो पाओ, वो सब तुम्हारी ट्रेनिंग थी। वांग कहता है तुम मुझे इतने अच्छे से कैसे जानते हो, क्या तुम मुझे सीक्रेटली देख रहे हो, पर ये तो पॉसिबल नहीं है। तुम मुझे इतने अच्छे से इसलिए जानते हो क्योंकि ये तुम्हारी जॉब है। और क्या तुम जब डेड बॉडीज को टच करते हो तो तुम्हें डर नहीं लगता। डूजी बोलता है किसी डेड बॉडी को देखकर डर नहीं लगेगा, स्पेशली उनको जो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी होती हैं। कुछ फ्यूनरल डायरेक्टर्स जो इस प्रोफेशन में नए हैं उन्हें तो डरावने सपने भी आते हैं, कुछ लोगों को तो अच्छा फील नहीं होता है। वांग कहता है तो मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे डर ना लगे। डूजी कहता है जब फ्यूनरल डायरेक्टर्स डरे हुए होते हैं तब वो अपने आप को शांत रहने के लिए बोलते हैं ताकि जो पर्सन मर गया है वो शांति से दूसरी दुनिया में चला जाए। और जब कभी तुम डरा हुआ फील करो तो बस एक गहरी सांस लेकर मरे हुए पर्सन को रिस्पेक्ट शो करना। वांग डूजी को रिस्पेक्ट शो करके दिखाता है लेकिन ड्रंक होने की वजह से वो डूजी के ही शोल्डर पर सो जाता है। डूजी वांग को अच्छे से सुलाकर वहां से जाने लगता है लेकिन वांग ने उसकी टी शर्ट को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था इसलिए वो वांग के पास ही बैठ जाता है। डूजी उसे देखकर पास्ट के एक सीन को याद करता है जब उसने वांग को स्ट्रीट पर परफॉर्म करते हुए देखा था। प्रेजेंट में वांग को उसी प्रैंक के सपने आने लगते हैं जो यू ने उसके साथ किया था तो वो नींद में ही डरने लगता है लेकिन डूजी उसे कंफर्ट देता है। वांग डूजी को देखकर कहता है क्या ये फिर से तुम हो। पहली बार भी जब प्रैंक की वजह से वांग बेहोश हुआ था तो डूजी ही उसे अपनी गोद में उठाकर उसे उसके रूम तक ले गया था। वो डूजी को अपने क्लोज करता है तो गलती से उन दोनों के लिप्स एक दूसरे से टच हो जाते हैं। फाइनली वांग अपने सपने से बाहर आकर डूजी से बोलता है मुझे लगा मैं सपने में हूँ और मैं एक घोस्ट को पकड़ रहा था। लेकिन डूजी कहता है बस अब अपना मुंह बंद करो, मैं सोने जा रहा हूँ।
वांग तो अपने दिल पर हाथ रख कर बैठ जाता है और डूजी अपने रूम में आकर अपने दिल पर हाथ रख कर स्माइल करता है। अगली सुबह वांग बिना बोले ही जॉगिंग के लिए रेडी था। डूजी उसके पास आकर कहता है, कल तुमने बोला था कि तुम आज अच्छे से स्टडी करोगे और अपनी कही बात को भूल मत जाना। वांग कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? माना कल रात में ड्रंक था, लेकिन तुम मुझसे झूठ मत बोलो। डूजी उसे एक पेपर दिखाता है जिस पर वांग ने ही रात को ड्रंक होने की वजह से लिखा था, अगर मैंने बिजनेस टेक ओवर नहीं किया तो मैं एक पिग बन जाऊंगा। क्योंकि वो डूजी को रात को गाना गाकर सुनाना चाहता था। प्रेजेंट में वो डूजी से बोलता है, मैं उस टाइम ड्रंक था, अगर तुम ऐसे ही बिहेव करोगे तो कोई भी तुम्हें लाइक नहीं करेगा। डूजी कहता है, मैं नहीं चाहता कि कोई और मुझे लाइक करे। कल तुमने गलती करी थी, इसलिए आज तुम्हें डबल ट्रेनिंग करनी होगी। एपिसोड के लास्ट में डूजी एक पास्ट के सीन को याद करता है जहाँ एक दिन वो वांग को उसका ईयरफोन उठाकर देता है। वो उससे पूछता है, तुम कौन सा सॉन्ग सुन रहे हो? वांग कहता है, ये सॉन्ग मैंने खुद लिखा है, क्या तुम सुनना चाहोगे? डूजी भी बस स्टेशन पर बैठकर खुशी खुशी उस सॉन्ग को वांग के साथ सुनने लगता है। वो उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा था, यानी कि डूजी को वांग के साथ बिताए हुए पास्ट के हर मोमेंट्स याद हैं, लेकिन वांग उसे अभी तक पहचान नहीं पाया है। एपिसोड की स्टार्टिंग में ही वांग से वीडियो कॉल पर बात करते हुए बोल रहा था कि जैंग उसे लाइक नहीं करता है, बल्कि हम दोनों तो बस फ्रेंड्स हैं। वांग बोलता है, तो तुम उसे अपने दिल की बात बता दो। ये सुनकर ही बोलता है, अगर उसने मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तब तो हम दोनों फ्रेंड्स भी नहीं रह पाएंगे। वांग बोलता है, क्या पता जैंग भी तुम्हारी तरह ही सोच रहा हो कि तुमने उसे फ्रेंड जोन करा हुआ है। अगर तुम उसे हग या किस करोगे तो क्या पता तुम दोनों कपल बन जाओ। उसकी बात सुनकर ही वांग को टीज करने लगता है, अच्छा जैसे कल रात तुमने डूजी को किस किया था, बिल्कुल वैसे। वांग ब्लश कर रहा था तो ही बोलता है, वो तुम्हें ट्रेन कर रहा है और अब्यूज भी करता है, लेकिन फिर भी तुम ब्लश कर रहे हो। वो जितना तुम्हें टॉर्चर करेगा तुम उतने ही उसके प्यार में पड़ते चले जाओगे। लेकिन वांग बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम अपनी चिंता करो। वीडियो कॉल कट होने के बाद ही अपने आप से बोलता है, जैंग अब मैं गिव अप करता हूँ, हम दोनों का फ्रेंड्स बने रहना ही ठीक है। उसे जैंग की कॉल आ रही थी, लेकिन वो उस कॉल को पिक नहीं करता। तभी उसके रूम की डोर बेल रिंग होती है, जहाँ उससे यू नाम की लड़की मिलने आई थी। वही से वॉक पर चलने के लिए बोलती है। ही बोलता है, लेकिन क्यों? तो यू कहती है, क्योंकि मैं तुम्हारी ब्लाइंड डेट हूँ। वो उसे जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर कॉन्सर्ट हॉल में ले आती है, जहाँ यू का ही कॉन्सर्ट होने वाला था। वो ही को कॉन्सर्ट का टिकट देकर कहती है, मेरे फ्लूट कॉन्सर्ट में आना, तब तुम मुझे अच्छे से जान पाओगे। रात को वांग डूजी को ढूंढते हुए उसके रूम में आता है, लेकिन डूजी अपने रूम में नहीं था। तो वांग उसकी फैमिली फोटो को देखने लगता है। तभी उसे डूजी के वहां आने की आवाज सुनाई देती है, तो वो बेड के साइड में छुप जाता है। डूजी जब अपने रूम में आता है तो वो अपनी फैमिली फोटो को नीचे करे हुए देखता है। उसने लाइट को ऑफ कर दिया था, लेकिन उसे पता चल जाता है कि कोई उसके रूम में है। फिर भी वो सोने का प्रिटेंड करता है। वांग वहां से चुपचाप जाने की कोशिश करता है, लेकिन डूजी उसका हाथ पकड़ लेता है। अब हम वांग को सीधे बेड पर देखते हैं। डूजी उसके ऊपर था। वो उससे पूछता है, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? वांग कहता है, मैं तो बस तुम्हारा रूम देखने आया था। डूजी बोलता है, झूठ मत बोलो। तो वांग उसे बताता है कि अभी तो ट्रेनिंग बहुत टाइम तक चलेगी, इसलिए मैं बस ये चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान जाएं। तुम हमेशा डरावना सा फेस लेकर घूमते हो, इसलिए मैं बेड के साइड में छुप गया था। ये सब सुनकर डूजी वांग के ऊपर से हट जाता है। तो वांग उससे उसकी फैमिली फोटो के बारे में पूछता है। डूजी वांग से कहता है, मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था और उसे हार्ट इंजरी है, इसलिए अब से उसे बाहर मत बुलाना। वांग बोलता है, सॉरी, मुझे तुम्हारे भाई की कंडीशन के बारे में पता नहीं था। तुम्हारी फैमिली फोटो को देखकर मुझे जेलस फील होता है। मेरी फैमिली में जब मैं छोटा था तब हमने एक फैमिली फोटो क्लिक करी थी, और जब से मेरे डैड बीमार हुए हमें दोबारा कोई भी फोटो लेने का चांस नहीं मिला। मेरे डैड की डेथ के कुछ साल बाद मेरी मॉम ने दूसरी शादी कर ली और मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं हर वक्त म्यूजिक सुना करता था और एक म्यूजिक ही था जो मेरी कंपनी बन चुका था। डूजी वांग से अपनी फैमिली फोटो लेकर
उसे उसके रूम में जाने के लिए कहता है। अगली सुबह वांग ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ आते हुए डूजी को गुड मॉर्निंग कहता है तो डूजी रात के सीन को याद करता है जब उन दोनों का फेस बहुत क्लोज था और जब उसने वांग से अपनी फैमिली फोटो ली थी तब उन दोनों का हाथ टच हो गया था। उस टाइम पर वांग बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था। प्रेजेंट में वो वांग को कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। वांग अपनी फीलिंग्स को टेस्ट कर रहा था तो वो डूजी के बगल वाली चेयर पर आकर बैठ जाता है, जहाँ जब वो डूजी को मिल्क पीते हुए देखता है तो वो फिर से नर्वस फील करने लगता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम उन दोनों को कार में देखते हैं, जहां डूजी वांग को बिजनेस पार्टनर से मिलवाने ले जाने वाला था। वांग जब कार स्टार्ट करता है तो नर्वस होने की वजह से वो रियर मिरर को ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाता तो डूजी उसकी मदद करता है। अगले सीन में हम उन दोनों को फ्यूनरल हॉल में देखते हैं, जहां वैन नाम का पर्सन उनसे मिलता है। उन्हें अपने क्लाइंट के लिए एक स्पेशल फेयरवेल अरेंज करने का टास्क मिला हुआ था। जिस पर्सन की डेथ हुई थी वो अपने यंग डेज में एक बास्केटबॉल प्लेयर था, तो वांग उन्हें एक स्पोर्टी स्टाइल में फेयरवेल अरेंज करने का आइडिया देता है जो डूजी को काफी पसंद आता है। वैन वांग के शोल्डर पर अपना हाथ रखकर उसकी तारीफ करने लगता है तो डूजी उसका हाथ साइड करके वांग से कहता है हमें अपना बेस्ट देना है और यही फ्यूनरल डायरेक्टर की ड्यूटी का मतलब है। दूसरी तरफ ही जैंग से कहता है मेरी मॉम मुझे दूसरी ब्लाइंड डेट पर भेजना चाहती है और मुझे वो लड़की अच्छी लगी। उसकी बात सुनकर जैंग कहता है ये तो अच्छी बात है। ही बोलता है क्या पता मैं उस लड़की से तुरंत ही शादी भी कर लूं। जैंग की फैमिली वेडिंग हॉल का बिजनेस करती है तो वो ही से बोलता है ठीक है, अगर तुम्हें अपनी शादी प्लान करने में मेरी मदद चाहिए हो तो बता देना, मैं तुम्हारी शादी पर तुम्हें 50% डिस्काउंट भी दे दूंगा। ये सुनकर ही को काफी बुरा लगता है। वो जिस स्पेस पर अपनी कार पार्क करने वाले थे उस जगह कोई और पर्सन आकर अपनी कार पार्क कर देता है। ये देखकर ही जैंग पर गुस्सा करके कहता है तुम हमेशा से ही इतने स्लो हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी लाइफ बहुत बोरिंग है? क्या तुम्हारे लिए ये सब करना इतना मुश्किल है? लेकिन जैंग कहता है पर मेरी लाइफ तो अच्छी चल रही है। ये सुनकर ही गुस्से में जैंग की कार से उतरकर चला जाता है। जैंग उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन ही उसकी एक भी बात नहीं सुनता। इधर वांग डूजी के इंस्ट्रक्शन पर कार ड्राइव कर रहा था। उसे गर्मी लगने लगती है। नर्वस होने की वजह से वो एसी ऑन करने की जगह कार के हेडलाइट्स ऑन कर देता है। वो ठीक से कार ड्राइव नहीं कर पा रहा था तो डूजी उससे पूछता है तुम्हारा ध्यान किधर है? मैंने तुम्हें ठीक से ड्राइव करने को बोला है। रेडियो पर न्यूज चल रही थी जहां बताया जा रहा था कि एक आदमी जिसने व्हाइट वेस्ट और खाकी पैंट्स पहनी है वो सिटी में देखा गया है और सबको रात को अकेले बाहर जाने से अलर्ट किया जाता है। अगर कोई उस पर्सन को देखे तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करे। वांग उस रेडियो को बंद करके बोलता है मैं रेडियो की वजह से नर्वस हो गया था, क्या तुम मेरे लिए एक ड्रिंक बाय करके ला सकते हो? मैं थोड़ी देर के लिए काम होना चाहता हूँ। डूजी उसके लिए ड्रिंक बाय करने के लिए कार से उतरता है तो वांग अपने आप से कहता है तुम्हारे साथ सेम प्लेस पर रहने की वजह से मैं नर्वस फील कर रहा हूँ। इसके बाद वो अकेले ही उस कार को लेकर चला जाता है। डूजी उसके फोन पर कॉल करता है लेकिन वो कॉल भी पिक नहीं करता। अगले सीन में जैंग ही की कही बात को याद कर रहा था जहाँ उसने उससे कहा था थोड़ा ब्रेव बनो। ये सब सोचकर वो किसी को मैसेज करता है क्या कल तुम मेरे घर आ सकते हो, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। इधर पुलिस चेकिंग कर रही थी जहां वो वांग को उसका आईडी कार्ड शो करने के लिए कहती है और उसे उसकी कार की ट्रंक भी ओपन करने के लिए कहते हैं। जब वो अपनी कार की ट्रंक ओपन करता है तो उसमें वही चीजें रखी हुई थी जिससे उसके जूनियर ने उसे डराया था। वो पुलिस वालों को समझाता है कि वो उसका सामान नहीं है लेकिन वो उसे पकड़ लेते हैं। तभी वो उस किलर सस्पेक्ट को नोटिस करता है जिसे पुलिस ढूंढ रही है, जिसने बिल्कुल उसकी तरह ही कपड़े पहने हुए थे। तो वो उसे पकड़ने के लिए भागता है। पुलिस भी उसका पीछा करती है लेकिन वांग उस किलर का पीछा नहीं छोड़ता। वो स्पाइडरमैन की तरह उछलते हुए उसे पकड़ने वाला था कि तभी पैर मुड़ने की वजह से हम उसे सीधे डूजी की बाहों में देखते हैं। डूजी उससे पूछता है तुम ये सब क्या कर रहे हो? तो वांग उसे सब कुछ बताता है जहां अब वो दोनों मिलकर उस किलर सस्पेक्ट का पीछा करते हैं और उसे बहुत मारते हैं। वांग बहुत ज्यादा डर गया था तो डूजी उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो?
अगले सीन में वो वांग से कहता है, मैंने तुम्हें मेरा वेट करने के लिए बोला था, लेकिन तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? वांग बोलता है, मैं अकेले ड्राइविंग की प्रैक्टिस करना चाहता था। ये सुनकर डूजी बोलता है, तुम्हारे फेस पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो वांग कहता है, लास्ट टाइम जब हम दोनों के बीच गलती से किस हुआ था। वो आगे कुछ बोलता कि तभी डूजी बोलता, उस टाइम पर तुम ड्रीम देख रहे थे और तुमने गलती से वो सब किया। ये सुनकर वांग बोलता है, ड्रीम में मैंने जिस पर्सन को देखा वो तुम्हारे जैसा दिखता था, जो मुझे काफी अच्छा फील करवा रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम हो भी सकते हो और नहीं भी हो सकते। जब भी मैं तुम्हारे क्लोज आता हूँ, मैं बस अपनी फीलिंग्स को टेस्ट करना चाहता था। ये सुनकर डूजी वांग को उसकी वेस्ट से पकड़कर अपने क्लोज ले आता है, जहाँ वो उससे कहता है, तुम मेरे बारे में जो भी फील करते हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम अपने फैमिली बिजनेस को टेक ओवर कर पाओ। इसके अलावा मेरी कोई इंटेंशंस नहीं है। ये बात सुनकर वांग को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। डूजी कुछ सोचते हुए रोड क्रॉस कर रहा था, तभी उसे एक ट्रक हिट करने वाला था। उसे इस तरह अपनी तरफ आता देख डूजी को उस रात की याद आ जाती है, जहाँ इसी तरह उसके पेरेंट्स और भाई का एक्सीडेंट हुआ था। उसने अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए देखा था। प्रेजेंट में वांग डूजी को उस ट्रक से हिट होने से बचा लेता है। अब वांग उसके ऊपर था और ये कहानी फिर से पास्ट में जाती है, जहां हमें डूजी का वॉइस ओवर सुनाया जाता है। वो कहता, उस एक्सीडेंट में मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई और मेरा भाई कोमा में चला गया और उसका हार्ट भी फेल हो गया था। उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ एंड हो गई थी, लेकिन तब मैंने वांग को देखा जो पार्क में एक सॉन्ग गा रहा था। उसने मेरी अटेंशन को ग्रैब कर लिया। हमें उसकी आंखों में आंसू भी दिखाए जाते हैं। एपिसोड की शुरुआत में वांग ने डूजी को ट्रक से टकराने से बचा लिया। अब वह डूजी के ऊपर था, तो डूजी गुस्से में उससे पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें चोट लग जाती तब क्या होता? वांग भी गुस्से में चिल्लाकर डूजी से कहता है, अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता तो तुम्हें चोट लग जाती। अगले सीन में हम डूजी को अकेले पार्क में बैठे हुए देखते हैं। वांग उसके पास आकर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? डूजी कोई जवाब नहीं देता, तो वांग उसके बगल में बैठकर कहता है, थोड़ी देर पहले तुम सड़क के बीचों बीच खड़े थे और अब तुम काफी पेल लग रहे हो, तो मुझे लगा कि मैं आकर तुमसे पूछ लूं कि तुम कैसे हो। डूजी अब भी कुछ नहीं बोलता, तो वांग कहता है, जब मैं खराब मूड में होता हूँ तो अपना गुस्सा निकालने के लिए कुछ न कुछ करता हूँ, जैसे कि मैं अपने दोस्त ही या जंग से बात कर लेता हूँ या फिर किसी ऐसी जगह जाकर चिल्लाता हूँ जहाँ कोई न हो। ये सुनकर डूजी कहता है, उन चीजों के बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है जिन्हें अब हम नहीं बदल सकते। यह बोलकर वह वहाँ से जाने लगता है, तो वांग उससे कहता है, तुम्हें अपनी उदासी को अपने अंदर रखने की जरूरत नहीं है। जब तुम अपनी उदासी को खत्म कर दोगे तब तुम्हें बेहतर महसूस होगा। डूजी यह सुनकर भी कुछ नहीं बोलता, तो वांग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इस बार डूजी उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और उसे थैंक्स कहता है। वांग उससे पूछता है, तुम किस बात के लिए मुझे धन्यवाद कह रहे हो? क्या मैंने अभी जो कहा उसके लिए? ये सुनकर डूजी अपने पास्ट की बात याद करता है और कहानी पास्ट में चली जाती है, जहाँ डूजी अपने पेरेंट्स की मौत के बाद बहुत उदास था। तब उसने वांग को पार्क में गाना गाते हुए सुना था। प्रेजेंट में वह कहता है, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। यह सुनकर वांग मुस्कुराता है। रात को डूजी अपने कमरे में बैठकर अपने परिवार की फोटो देख रहा था, जहां वह पास्ट के एक सीन को दोबारा याद करता है, जब उसने अपने वॉलेट में एक कॉन्सर्ट टिकट देखा था। वह अपने भाई से पूछता है, मेरे वॉलेट में ये टिकट क्यों है? तो उसका भाई कहता है, तुम आजकल बहुत मेहनत कर रहे हो, इसलिए तुम्हें रिलैक्स करने की जरूरत है। यह सुनकर डूजी कहता है, तुम्हें आराम की जरूरत है, न कि मुझे। यह कहकर वह उस टिकट को टेबल पर फेंक कर जाने लगता है, तो उसका भाई कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम पहले जैसे हो जाओ। मुझे पसंद नहीं है कि तुम अब रोज बस काम करते हो और एक दुखी जिंदगी जी रहे हो। तो डूजी कहता है, तुम्हारी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। उसका भाई कहता है, लेकिन वह एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से नहीं हुआ था और ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी तुम्हारी वजह से अच्छे से नहीं जी पा रहा हूँ। तुम ये सारी जिम्मेदारी क्यों ले रहे हो? ये कहते ही उसके भाई के दिल में दर्द होने लगता है। वह डूजी से नाराज था, इसलिए वह अपनी दवा भी नहीं लेता। प्रेजेंट में वांग अपने आप से बोल रहा था, डूजी के साथ ऐसा क्या हुआ है? यह कहकर वह अपने इंस्टाग्राम की तस्वीरें देखने लगता है, जहां वह अपने भाई यिंग की फोटो देखकर कहता है, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें क्या हुआ है। अगली सुबह वह डूजी के लिए चाय बना रहा था और डूजी पीछे से उसे देख रहा था। जब वह उस चाय का कप डूजी को देता है तो वे दोनों काफी क्लोज थे। ये देखकर वांग को डूजी की एक कही हुई बात याद आ जाती है, जब डूजी ने उससे कहा था, तुम्हारे दिल में चाहे मेरे लिए
कैसी भी फीलिंग्स हों, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी महसूस नहीं करता हूँ। मैं यह सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम जल्दी से अपने फैमिली बिजनेस को टेक ओवर कर लो। प्रेजेंट में डूजी उस चाय को पीकर वांग से कहता है, तुमने मुझे इनकरेज करने के लिए बहुत मेहनत की है। यह सुनकर वांग मुस्कुराता है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आप नॉमिनेट हो चुके हैं और नॉमिनेशन की फाइनल लिस्ट एक हफ्ते में अनाउंस कर दी जाएगी। इस मैसेज को पढ़कर वांग बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद हम उसे डूजी के साथ फ्यूनरल हॉल में देखते हैं, जहाँ डूजी वांग से कहता है, मैं आज तुम्हें यहाँ उन सभी सर्विसेज के बारे में बताने आया हूँ जो हम प्रोवाइड करते हैं। वांग अपने भाई यिंग को वहां देखकर चौंक जाता है, तो यिंग केविन नाम के पर्सन से कहता है, जाओ वांग को अपने साथ ले जाओ और कंपनी की सर्विसेज के बारे में बताओ। फिर वह डूजी को अपने साथ आने का इशारा करता है। वांग यिंग से पूछता है, जब से तुमने मुझे डूजी को हैंड ओवर किया है तब से तुमने मुझसे बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं किया। क्या तुम मुझसे कुछ नहीं कहना चाहते? यह बहुत अजीब है। तुम इतने कम समय में मुझे कंपनी टेक ओवर करने के लिए कह रहे हो। क्या घर पर कुछ हुआ है या फिर तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? लेकिन यिंग केविन को वांग को वहाँ से ले जाने का ऑर्डर देता है। इसके बाद यिंग डूजी से कहता है, तुम क्यूरियस होगे कि मैंने उसे यह बात क्यों नहीं बताई। ये सुनकर डूजी कहता है, मेरा भी एक भाई है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही करता। यिंग बोलता है, मैं बस यह चाहता हूँ कि जब मैं इस दुनिया में न रहूँ तब भी वांग अच्छे से अकेले जी पाए, इसलिए मैं उसके साथ यह सब कर रहा हूँ ताकि उसे इन चीजों की आदत हो जाए। मुझे लगता है कि शायद वह पूरी जिंदगी मुझसे नफरत करेगा। तो डूजी यिंग से कहता है, वह समझ जाएगा कि तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। बहुत सारे लोग इस कंपनी को हथियाने के लालच में बैठे हैं, इसलिए अभी हम तुम्हारी बीमारी के बारे में डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। यिंग कहता है, मुझे अपने भाई पर भरोसा है, चाहे भविष्य में कुछ भी हो वह सब कुछ संभाल लेगा। दूसरी तरफ वांग अपने आप से बोल रहा था, मुझे नहीं पता था कि डूजी इतना लॉयल है। तब तक डूजी भी वांग के लिए वहाँ पानी की बोतल लेकर आ जाता है। वांग पानी पीकर कहता है, मैं इस तरह अपने गुस्से को ठंडा करता हूँ, लेकिन जैसा तुमने कहा हम हकीकत को तो नहीं बदल सकते। मैं अपने भाई का अच्छा भाई नहीं हूँ, सही कहा ना? ये सुनकर डूजी कहता है, फ्यूनरल डायरेक्टर का काम यह होता है कि वह लोगों के दिलों को समझे। जो इंसान मर चुका होता है उसकी फैमिली के हर शब्द को वह गहराई से महसूस करता है कि सच में वे फ्यूनरल डायरेक्टर से क्या चाहते हैं। यह सुनकर वांग कहता है, क्या तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मैं अपने भाई को ठीक से नहीं जानता? डूजी कहता है, तुम्हें दूसरों की भावनाओं को सुनना सीखना होगा। वे भावनाएं जो तुम्हें अपने कानों से नहीं बल्कि अपने दिल से महसूस करनी होंगी। वांग बोलता है, मेरे दिल में मेरा भाई एक सुपरमैन की तरह है। मेरे डैड इस दुनिया से चले गए हैं और मेरी मॉम भी मुझे छोड़कर चली गई हैं। आज तक सिर्फ मेरे भाई ने ही मेरी देखभाल की है। वह अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि सिर्फ दिन में 4 घंटे ही सो पाता था। वह सुबह जल्दी उठकर मेरे लिए नाश्ता तैयार करता था, फिर मुझे स्कूल छोड़ने जाता था। वह सच में मेरी बहुत केयर करता था। वह डूजी से पूछता है, मेरे भाई के साथ कुछ हुआ है? ये सुनकर डूजी पास्ट के एक सीन को याद करता है जहाँ यिंग ने उसे अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हुए कहा था, मुझे 4th स्टेज लिवर कैंसर है, और डॉक्टर ने भी अब जवाब दे दिया है। मुझे वांग की बहुत चिंता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम वांग की मदद करोगे और वह 3 महीनों के अंदर कंपनी को टेक ओवर कर पाएगा। मैं बस तुम पर ही भरोसा कर सकता हूँ। इस बात को याद करके डूजी प्रेजेंट में वांग से बोलता है, मैं तुम्हें यिंग के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। मैं बस तुम्हारी कंपनी टेक ओवर करने में मदद कर सकता हूँ और चाहे भविष्य में कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। दूसरी तरफ जंग ने खाना तैयार कर लिया था। वह उसकी एक फोटो क्लिक करके ही को भेजता है और कहता है, क्या तुम बिजी हो? मुझे कुछ तो रिप्लाई करो। ही जब उसे कोई जवाब नहीं देता तो वह किसी को कॉल करता है, जहां कॉल पर उसे पता चलता है कि ही ओवर टाइम कर रहा है। तो वो ही को चेक करने उसके घर जाता है, जहां ही बड़े ध्यान से बैठकर यू को बांसुरी बजाते हुए सुन रहा था। यह देखकर जांग ही से बोलता है, तुम्हारे पास डेट के लिए समय है लेकिन मुझसे बात करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। यह सुनकर ही कुछ जवाब देने ही वाला होता, लेकिन तभी यू जांग को अपना इंट्रोडक्शन देती है। यू ने पहले ही जांग के बारे में रिसर्च कर ली थी। जांग ही से कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन ही उससे कहता है, अगली बार बात करेंगे, अभी मैं यू के साथ डिनर पर जा रहा हूँ। यू जांग से कहती है, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे? जांग कुछ भी जवाब नहीं देता। इसके बाद हम ही और यू को चलते हुए देखते हैं, जहाँ जांग उनके पीछे पीछे चल रहा था। यू ही की तारीफ करते हुए कहती है, तुम बहुत क्यूट हो। ये सब चल ही रहा था कि तभी यू की हील टूट जाती है, तो यू अपने सैंडल्स उतारकर
नंगे पैर चलने लगती है तो ही भी ऐसा ही करता है। ये सब उनके पीछे चल रहा जंग भी देख रहा था। यू ही से कहती है, क्या तुम्हारे दोस्त को तुमसे कोई जरूरी बात करनी है? वह कब से हमें फॉलो कर रहा है। यह सुनकर ही मुड़कर जेंग से बोलता है, मेरे पास सच में तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, इसलिए तुम अकेले ही वापस चले जाओ। यह बोलकर वह यू के साथ डिनर पर चला जाता है। जांग को यह बात बहुत बुरी लगती है। वह अकेले ही घर जाकर अपना बनाया हुआ खाना अकेले ही खाने लगता है। वह अपने आप से कहता है, ही तुम इतने ज्यादा क्यों बदल गए? अगले दिन डूजी वांग को उसके कपड़े उतारने के लिए कहता है। वांग अपनी शर्ट उतार कर कहता है, यह बहुत अजीब लग रहा है, क्या हमें सच में यह सब करने की जरूरत है? यह सुनकर डूजी उससे पूछता है, क्या तुम एक डेड बॉडी को देखने के लिए तैयार हो? वांग को वैसे भी डेड बॉडी से बहुत डर लगता है, तो वह कहता है, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वह डूजी के कहने पर उस बेड पर लेट जाता है। डूजी उससे कहता है, अब महसूस करो कि तुमने डेड बॉडी को किस तरह से सी ऑफ करना है। इसके बाद वह वांग को बॉडी को साफ करना सिखाता है। वह आगे कहता है, लोग अपने लव्ड वंस को हमें सौंपते हैं तो यह हमारी ड्यूटी है कि वे अपने लव्ड वंस से आखिरी बार अच्छे से मिल सकें। तब तक वांग का जूनियर दौड़ते हुए वहां डूजी से मिलने आता है। वह कहता है, आज रात मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने वाला हूँ। अगले सीन में वांग और यू दोनों ही खाना बना रहे होते हैं, जहाँ वे अपने मन में एक दूसरे को बुरा भला कह रहे होते हैं। कहीं न कहीं दोनों ही डूजी को पसंद करते हैं, इसलिए वे डूजी की नजरों में अच्छा बनना चाहते हैं। इसके बाद वे दोनों ही डूजी के लिए खाना बनाकर उसके पास ले जाते हैं, जहाँ वांग से गलती से रेड सॉस डूजी की शर्ट पर गिर जाता है। वह टिश्यू ढूंढकर डूजी को देता है तो डूजी सबसे पहले वांग के चेहरे पर लगा हुआ सॉस साफ करता है। ये दूर खड़ा यू भी देख रहा था। एपिसोड की शुरुआत में डूजी वांग के फेस पर लगे सॉस को टिश्यू से क्लीन कर रहा था, तो वांग का जूनियर डूजी को दूर से ये सब करते हुए नोटिस कर लेता है। लेकिन वो डूजी के कपड़े लेने उसके रूम में आता है, जहां वो नोटिस करता है कि डूजी लैपटॉप पर वांग के सॉन्ग को सुन रहा था। इधर जैंग अपने फोन पर यू के बारे में सर्च कर रहा था। वो उसकी इंस्टा प्रोफाइल भी देखता है, जिसमें यू ने ही के साथ एक फोटो क्लिक करके अपलोड करी हुई थी। जैंग अपने आप से कहता है, क्या ही इस बार सीरियस है? तभी उसके रूम की डोरबेल रिंग होती है। वो जाकर चेक करता है तो यू उससे मिलने आई हुई थी। जैंग उससे पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? ये सुनकर यू कहती है, मैं ही के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? इसके बाद हम जैंग और यू को एक शॉप पर देखते हैं, जहाँ यू 2 शर्ट चूज करके जैंग से पूछती है ही को कौन सी वाली शर्ट पसंद आएगी। तो जैंग बोलता है ग्रीन वाली, क्योंकि वो हाई स्कूल ड्रामा क्लब में एक ट्री बना था। ये बोलकर वो पास्ट के एक सीन को याद करता है, जहाँ हाई स्कूल में ही ने जैंग से कहा था, मुझे ग्रीन कलर से सबसे ज्यादा नफरत है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे ट्री बनने के लिए कहा है। प्रेजेंट में यू ही को ग्रीन कलर की शर्ट दिखाकर कहती है, क्या ये तुम्हें पसंद आई? ही हाँ बोलता है। तो ये देखकर बेचारा जैंग भी शॉक था। यू ही से पूछती है, क्या तुम थर्स्टी फील कर रहे हो? ही कुछ बोलता उससे पहले ही जैंग बोलता है, ही को शुगर फ्री ग्रीन टी पसंद है, जो रियल में ही को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ये सब वो जेलसी की वजह से कर रहा था, लेकिन इस बार ही भी उस ग्रीन टी को चुपचाप पी लेता है। जैंग ये सब देखकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ही यू से शर्ट का प्राइस पूछने लगता है, तो जैंग शॉप के बाहर से उनकी तरफ देख रहा था, जहाँ ऐसा लग रहा था कि ही यू को किस कर रहा है। वो शॉप के अंदर जाकर ही से कहता है, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तो ही कहता है, मैं शर्ट का प्राइस चेक कर रहा हूँ। वो यू से कहता है, मुझे अकेले में जैंग से बात करनी है। शॉप के बाहर जैंग ही से कहता है, ये ब्लाइंड डेट बस एक एक्ट था, तो इतना रियल एक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर ही कहता है, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैंने यू को प्रपोज करने का डिसाइड कर लिया है। वो जैंग को रिंग शो करके कहता है, क्या ये रिंग तुम्हें पसंद आ रही है? तो जैंग उससे कहता है, क्या तुम सीरियस हो? ही कहता है, हाँ मैं सीरियस हूँ, और मुझे वो पर्सन मिल गया है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, मुझे गुड लक विश करो। लेकिन जैंग बिना कुछ बोले ही को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। जब ही शॉप के अंदर आता है तो यू उससे पूछती है, क्या तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो? ही कहता है, क्या तुमने वो सब देख लिया? तो यू कहती है, तुम इतने केयरलेस क्यों थे? अब ये एक सरप्राइज नहीं रहा। ये सुनकर ही कहता है, हम दोनों शादी के लिए ही तो डेट कर रहे हैं। यू स्माइल करके कहती है, मुझे तुम्हारी ये बात पसंद आई। क्या जैंग और तुम्हारे बीच किसी बात को लेकर फाइट हुई है? ही कहता है, वो मुझे फ्रेंड की तरह ट्रीट करता है, फिर भी उसने मुझे अपनी ब्लेसिंग नहीं दी, पता नहीं क्यों। वो मुझसे गुस्सा क्यों है? क्या वो इस वजह से तो गुस्सा नहीं है क्योंकि मैंने उसे ये बात पहले नहीं बताई? तो यू कहती है, क्या पता वो तुम्हें लाइक करता हो, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। ये सुनकर ही शॉक होता है।
रात को वांग का जूनियर जब अपने घर जा रहा था, वो डूजी से कहता है, तुम जिस तरह वांग की तरफ देखते हो वो बहुत ही डिफरेंट है। डूजी कहता है, तुम अपने काम से मतलब रखो और तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यू कहता है, लास्ट टाइम जब वांग बेहोश हुआ था तब तुम बहुत नर्वस हो गए थे, राइट? तुम ऐसे नहीं हो, मैंने हमेशा तुम्हें काम देखा है, मैंने पहली बार तुम्हें किसी की इतनी केयर करते हुए देखा है। डूजी कहता है, मुझे तुम्हें कोई भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तो यू उससे कहता है, क्या तुम वांग को नहीं बताओगे कि तुम भी उसका म्यूजिक सीक्रेटली सुनते हो? डूजी काफी गुस्से में उसकी तरफ देखता है। तो यू कहता है, सॉरी, मैंने गलती से तुम्हारे कंप्यूटर को देख लिया। ये सुनकर डूजी कहता है, वांग मेरे लिए बहुत स्पेशल पर्सन है। यू कहता है, लेकिन क्यों? क्या तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो? तो डूजी कहता है, जब मैं उसके म्यूजिक को सुनता हूँ मैं बहुत काम हो जाता हूँ। वो मेमोरीज मेरी आंखों के सामने आने लगती हैं। वो मेमोरीज मेरे वर्स्ट टाइम में मेरे साथ थी, लेकिन मैं बस उससे एक डिस्टेंस पर ही रह सकता हूँ और यही बेस्ट है। मैं आशा करता हूँ कि तुम भी इस बात को सीक्रेट रखोगे। यू डूजी को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसने यू के साथ अपनी बात को शेयर किया। वो कहता है, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। वो रोते हुए कहता है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि तुम हैप्पी रहोगे। अगर तुम उसे लाइक करते हो तो उसे परस्यू करो ताकि तुम्हारे मन में कोई रिग्रेट ना रहे। डूजी यू के आंसू को पोंछ रहा था कि तभी वांग उसे दूर से ये सब करते हुए देख लेता है, जिसकी वजह से वो सैड हो जाता है। तभी उसे कुछ नॉक होने की आवाज आती है। तो डरपोक वांग सबसे पहले अपने लॉकेट को पकड़ता है, जहाँ वो देखता है कि जैंग उसकी बालकनी के डोर को नॉक कर रहा था। वो उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैंग कहता है, मेरा मूड ऑफ है इसलिए मेरे साथ ड्रिंक करो। वो अपने साथ ड्रिंक भी लेकर आया था। जैंग ने वांग को सब कुछ बता दिया था। तो वांग कहता है, ही की वेडिंग उसकी फैमिली ने अरेंज करी है, तो तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? जैंग कहता है, मुझे बस गुस्सा आ रहा है, मैं उसके लिए वरीड हूँ। उसकी लाइफ कैसी रहेगी जब मैं उसके साथ नहीं रहूंगा? जब वो ओवर टाइम करेगा और उसे चॉकलेट खाने का मन करेगा तब कोई भी उसके लिए वो बाय नहीं करेगा। जब वो खाना खाना चाहेगा तब कौन उसके लिए फूड कुक करेगा? उसे ड्राइव करना पसंद नहीं है और ऐसा कोई नहीं है जो उसे राइड देगा। ये सुनकर वांग कहता है, वो फूड ऑर्डर कर सकता है। तो जैंग उसके क्लोज आकर कहता है, क्या उस फूड में प्यार होगा? क्या उसमें सिंसियरिटी होगी? माना कि यू को मैं बीट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अब मैं डिलीवरी बॉय को भी बीट नहीं कर सकता हूँ। वांग उसे काम डाउन होने के लिए कहता है। वो कहता है, अगर तुम उसकी इतनी ही केयर करते हो तो तुम उसे ये बात बता क्यों नहीं देते? ये सुनकर जैंग कहता है, क्योंकि हाई स्कूल में ही ने खुद सबको ये बताया था कि हम दोनों बस दोस्त हैं। और यहाँ हमें पास्ट का एक सीन भी दिखाया जाता है जहाँ जैंग एक लेटर ही को देने आ रहा था। वो बहुत एक्साइटेड था, लेकिन ही एक लड़के को बता रहा था कि जैंग ने मुझे यहाँ बुलाया है। तो वो लड़का ही से कहता है, तुम दोनों आजकल बहुत क्लोज रहते हो, क्या वो तुम्हें? वो आगे कुछ कहता कि तभी ही कहता है, ऐसी नॉनसेंस बात मत करो, हम दोनों बस दोस्त हैं और मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। ये बात दूर से जैंग ने भी सुन ली थी। ही जैसे ही उसे कॉल करता है तो जैंग उसका कॉल पिक नहीं करता, बल्कि वो उसे मैसेज कर देता है कि मुझे कुछ काम आ गया है। उस मैसेज को रीड करने के बाद ही अपने दोस्त के साथ वहाँ से चला जाता है और इधर जैंग अपने हाथों से उस लेटर को फाड़ देता है। प्रेजेंट में वांग उससे कहता है, तुमने उसे गलत समझ लिया। क्या हाई स्कूल में कोई भी स्टूडेंट इतनी आसानी से एडमिट करता है कि वो किसी को लाइक करता है? ये सुनकर जैंग शॉक होकर कहता है, क्या तुम? तो वांग कहता है, मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें डांटना चाहता हूँ। ही कब से तुम्हें हिंट्स दे रहा था, लेकिन तुमने कभी भी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो उसने सोचा कि तुम बस उसे अपना दोस्त मानते हो और इसलिए उसने गिव अप करने का फैसला ले लिया। इसलिए उसने अपने पेरेंट्स की अरेंज करी हुई वेडिंग के लिए भी हाँ कह दिया। जैंग बोलता है, ऐसा नहीं है कि मैंने उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, मैंने बस ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे लगता था कि वो मुझे बस अपना दोस्त मानता है, इसलिए मेरे अंदर कुछ भी रिस्पॉन्स देने की हिम्मत नहीं थी। ये सुनकर वांग कहता है, तुम कुछ भी बोलो, लेकिन अब देर हो गई है क्योंकि उसने यू को प्रपोज कर दिया है। तो जैंग कहता है, अगर ही मुझे सच में लाइक करता है तो मैं उसकी शादी ऐसे नहीं होने दे सकता। वांग बोलता है, पर उसने तुम पर से गिव अप कर दिया है। ये सुनकर जैंग कहता है, उसे दोबारा से मुझसे प्यार हो जाएगा, मैं एक ऐसा पर्सन बन जाऊंगा कि ही
गिव अप ही ना करना चाहे, क्या तुम मुझे सपोर्ट करोगे? वांग हाँ बोलता है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था वंडर गार्डन म्यूजिक फेस्ट में साइन अप करने के लिए थैंक्स, लेकिन हम आपको परफॉर्म करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकते हैं। जैंग वांग को मोटिवेट करके कहता है अगली बार और मेहनत करना। तो वांग कहता है मैं म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म भी नहीं कर सकता तो मैं और क्या ही कर सकता हूँ। वो डूजी को याद करके सैड हो जाता है। इसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। ड्रंक होने की वजह से जैंग तो फ्लोर पर ही सो जाता है। तो वांग उससे कहता है कम से कम तुम अपने आप को जानते तो हो, मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। अगली सुबह डूजी वांग के रूम का डोर नॉक करके उसके रूम में एंटर करता है। यू भी उसके साथ ही था। डूजी वांग से पूछता है तुम्हारा फ्रेंड यहाँ पर क्या कर रहा है? 1 महीना पूरा हो गया, मुझे लगा तुम बदल गए होंगे, लेकिन देखो तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम सेल्फ अवेयर हो ही नहीं। ये सुनकर वांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कहता है हाँ ऐसा ही मान लो, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि मेरा भाई मुझे 3 महीने के अंदर कंपनी टेक ओवर करने के लिए क्यों बोल रहा है और कोई मेरा म्यूजिक क्यों नहीं सुन रहा है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे डायरेक्शन ही नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। डूजी वांग से कहता है तुम्हें क्या हुआ, अपने आप को संभालो। लेकिन वांग उसे पुश करके कहता है क्या तुम मुझे दोबारा फोर्स करोगे? बस तुम अपने टास्क को कंप्लीट करने की सोच रहे हो जो मेरे भाई ने तुम्हें करने के लिए दिया है, तुम बस अपनी केयर करते हो। यू वांग से कहता है बस इतना आगे मत बढ़ो। वो वांग को कुछ बताने वाला था लेकिन डूजी उसे रोक लेता है। ये सब बोलकर वांग वहाँ से चला जाता है। जैंग उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रोकता। डूजी जैंग से पूछता है कल रात क्या हुआ था? तो जैंग वांग के फोन की तरफ इशारा करता है। अगले सीन में हम डूजी को मिस जियांग नाम की लेडी को कॉल करते हुए देखते हैं और इधर वांग स्किपिंग कर रहा था। वो बोलता है मैं अपने आप पर गुस्सा हूँ, तो मैंने वो सब क्यों बोला? तभी डूजी उसके पास आकर कहता है ऐसा लगता है तुम्हें किसी का टेक्स्ट आया है। वांग जब उस मैसेज को रीड करता है तो उसे दोबारा से वंडर ग्रीन म्यूजिक फेस्ट से टेक्स्ट आया था कि आप म्यूजिक फेस्ट में आकर परफॉर्म करने के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। ये सुनकर वांग शॉक होकर कहता है ऐसा नहीं हो सकता। तो डूजी बोलता है तुम कितने अंडर कॉन्फिडेंट हो, ऐसे तुम कंपनी को कैसे टेक ओवर करोगे? जाओ अपने आप को प्रूव करके दिखाओ। वो उसे ये भी बताता है कि तुम्हारे भाई यिंग को तुम पर भरोसा है कि चाहे फ्यूचर में कुछ भी हो तुम उसे हैंडल कर लोगे। ये सुनकर वांग कहता है क्या मेरे भाई ने सच में ये सब बोला है? तो डूजी कहता है मैं आशा करता हूँ कि तुम ये शब्द अपने दिमाग में रखोगे। वांग स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। तो डूजी अपने आप से कहता है मुझे भी तुम पर भरोसा है वांग कि तुम ये काम कर सकते हो। अगले सीन में यू डूजी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। तभी वो वांग को उस प्लेस पर आते हुए नोटिस करता है। तो वो वांग से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वांग कहता है मैं यहाँ परफॉर्म करने आया हूँ। यू कहता है लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि डूजी तुम्हें यहाँ आने दे। ये सुनकर वांग कहता है अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम खुद डूजी से पूछ लो। तभी एक लेडी वांग को ड्रेसिंग रूम में ले जाने आ जाती है। तो यू वांग से कहता है तुम अपना गिटार मुझे दे दो, मैं तब तक इसकी टेक केयर कर लूंगा। जब तुम मेकअप करवा कर वापस आओगे मैं तुम्हें ये रिटर्न कर दूंगा। वांग यू को अपना गिटार देकर ड्रेसिंग रूम की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो मेकअप करवा कर वापस आता है तो वो यू से अपने गिटार के बारे में पूछता है। यू स्माइल करके कहता है जब मैं वॉक करने बाहर गया था तब वो मेरे पास ही था, लेकिन फिर मैं स्लिप हो गया और इस वजह से मैं तुम्हारा गिटार वहीं छोड़ आया। मैं तुम्हें वैसे ही ट्रीट करूंगा जैसे तुमने डूजी को ट्रीट किया, इसलिए अब अपने गिटार को ढूंढते रहो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वांग अपने गिटार को ढूंढते हुए जंगल की तरफ आता है लेकिन उसे वो कहीं भी नहीं मिलता। उसे वहाँ बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। तो वो अपना लॉकेट पकड़कर अपने आप से कहता है मुझे नर्वस होना नहीं है, सब ठीक है, और इस चक्कर में वो सीधे पीछे गिरता है। दूसरी तरफ डूजी अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था जहाँ उसे वांग की कॉल आती है। वो डूजी से सॉरी बोलता है। वो आगे कुछ बोलता कि तभी कॉल कट हो जाती है। डूजी भागते हुए वांग से मिलने जाता है जहाँ उसे यू से कॉल पर पता चलता है कि यू ने वांग से गिटार फेंकने वाली बात को मजाक में कहा था, लेकिन वांग अपने गिटार को जंगल में सच में ढूंढने चला गया। ये सब सुनकर डूजी जब स्टेयर्स से नीचे आ रहा था तब उसका दिल बहुत जोर से बीट करने लगता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि प्लांट्स को वाटर देते वक्त
जैंग एक बुक ओपन करता है जिसमें ही के बारे में सब कुछ लिखा था कि क्या उसे पसंद है और क्या नहीं। ये सब देखकर वो स्माइल कर रहा था। एपिसोड की शुरुआत में डूजी स्टेयर्स से नीचे आते वक्त यू की कही बात को सोच रहा था। जहाँ यू ने फोन पर कहा था कि मैंने वांग के साथ बस जोक किया था कि मैंने उसका गिटार हिल एरिया की तरफ फेंक दिया है और मुझे लगता है कि वो सच में अपना गिटार ढूंढने निकल चुका है और उस एरिया में शायद ही कोई पर्सन है। ये सब सुनकर डूजी को अपने पेरेंट्स और भाई का एक्सीडेंट याद आ जाता है जहां उसने उन्हें अपनी तरफ आने के लिए मना किया था, लेकिन उसकी तरफ आने की वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। तब से वो अपने आप को ही उनके एक्सीडेंट का रीजन मानता है। प्रेजेंट में ये सब याद करके उसकी हार्ट बीट तेज होने लगती है, लेकिन वो अपने आप से कहता है अब कोई भी हर्ट नहीं हो सकता है। ये बोलकर वो वांग को ढूंढने चला जाता है। अगले सीन में हम उसे जंगल में जोर जोर से वांग का नाम पुकारते हुए सुन रहे थे। वांग को ढूंढने के चक्कर में वो फिसल के सीधे पेड़ से टकरा जाता है। उसके हाथ में चोट लग गई थी। दूसरी तरफ ही को वांग का मैसेज आया था कि वो परफॉर्म करने स्टेज पर जा रहा है, इसलिए ही उसे चीयर अप करने आए। वो टैक्सी से उतरते वक्त यू की कही बात को याद करता है जब यू ने उससे बोला था शायद जैंग तुम्हें लाइक करता है। ये सोचकर वापस जाने के लिए ही दोबारा से टैक्सी में बैठ जाता है, लेकिन तभी जैंग उसके पास आकर कहता है क्या तुम वांग की परफॉर्मेंस देखने नहीं जाने वाले हो। और इसके बाद हम ही और जैंग को साथ में देखते हैं जहां टैक्सी वाला वहां से चला जाता है। ही वांग को देखने जाने लगता है तो जैंग उससे कहता है क्या तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। ये सुनकर ही कहता है लास्ट टाइम तुम गुस्से में लग रहे थे, क्या तुम इस वजह से गुस्सा थे क्योंकि मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि मैं शादी करने वाला हूँ। तो जैंग कहता है मैंने इस बात को लेकर काफी सोचा और अब मैं गुस्सा नहीं हूँ, चलो अब हम वांग की परफॉर्मेंस देखने चलते हैं। ये बोलकर वो ही को अपने साथ ले जाता है। इधर वांग का जूनियर यू टेंशन में था। वो रास्ता ढूंढते हुए ही से टकरा जाता है। उसको देखकर ही और जैंग दोनों ही खुश नहीं होते तो यू कहता है वांग को कुछ हो गया है। ये सुनकर तो वो दोनों ही शॉक में थे। वहीं दूसरी तरफ डूजी अब भी वांग को ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था और इधर वांग आराम से बैठकर अपने मोबाइल में सिग्नल लाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे डूजी की आवाज सुनाई देती है जो उसका ही नाम पुकार रहा था, तो वो भी डूजी का नाम पुकारने लगता है। जहां डूजी वांग को ढूंढते हुए उस तक फाइनली पहुंच गया था। वो वांग को सही सलामत देखते ही उसे टाइटली हग कर लेता है। वो वांग से पूछता है क्या तुम ठीक हो। ये सुनकर वांग कहता है पता नहीं, लेकिन जब मैं इस सिचुएशन में पड़ा तब मैं सबसे पहले तुम्हें कॉल करना चाहता था। तो डूजी बोलता है क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या बोला था। और अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ डूजी ने वांग से कहा था चाहे फ्यूचर में कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रेजेंट में वांग डूजी के हाथ की इंजरी को नोटिस कर लेता है जहाँ वो शर्ट की बाजू निकाल कर उसे डूजी के घाव पर बांध देता है। डूजी कहता है चलो यहाँ से चलते हैं, लेकिन वांग बोलता है अभी तक मुझे मेरा गिटार नहीं मिला है। ये सुनकर डूजी कहता है यू ने तुमसे गिटार वाली बात झूठ बोली थी, तुम्हारा गिटार परफॉर्मेंस वेन्यू में ही है और शो अब लगभग खत्म हो गया है। वांग को ये देखकर बुरा लग रहा था कि डूजी को उसकी वजह से चोट लग गई है। वो कहता है मैं यूजलेस हूँ और मुझे परफॉर्मेंस नहीं करना चाहिए, लेकिन डूजी उसे कंफर्ट देकर कहता है अपने आप पर भरोसा रखो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम अपने आप को प्रूव करके दिखाओगे। वांग बोलता है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तो डूजी कहता है जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तब तक तुम्हें सब कुछ पता कैसे चलेगा। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट देते हुए वहाँ से बाहर निकलते हैं। अगले सीन में वो दोनों उस प्लेस पर पहुँच जाते हैं जहाँ वांग परफॉर्मेंस देने वाला था। उसे वहाँ अपना गिटार मिल जाता है। इसके बाद डूजी वांग के पैर पर लगी चोट पर मेडिसिन लगा रहा था, जहाँ वांग कहता है आखिर देर हो ही गई। जब भी मैंने कहीं भी ऑडिशन या परफॉर्म करने की कोशिश करी है हमेशा मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ हो जाती है। जो लोग मेरे साथ ऑडिशन में पार्टिसिपेट करते थे वो इसे वांग कर्स कहते थे। डूजी उसे कंसोल करता है तो वांग बोलता है मुझे इन सब चीजों की आदत हो चुकी है। ये सुनकर डूजी कहता है किसी को भी इस तरह की चीजों की आदत नहीं हो पाती। तो वांग कहता है तुमने सही कहा, लेकिन जो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था वो मैं पूरा नहीं कर पाया। तो डूजी बोलता है अपने आप पर भरोसा रखो। वो वांग को गिटार लेकर शूज पहनने के लिए कहता है। वांग पूछता है लेकिन किस लिए। तो डूजी कहता है अभी परफॉर्मेंस ओवर नहीं हुई है, अभी ऑडियंस तुम्हारा वेट कर रही है। और इसके बाद हम देखते हैं कि यू, ही और जैंग
तीनों ही वांग की परफॉर्मेंस का वेट कर रहे थे। ही और जैंग दोनों ही वांग को मोटिवेट करते हैं। जैंग कहता है, वैसे मैंने कभी भी तुम्हारी परफॉर्मेंस पूरी नहीं देखी है, लेकिन इस बार मैं कहीं नहीं भागूंगा। डूजी का भाई भी वांग की परफॉर्मेंस देखने लाइव आ रखा था और इसके बाद फाइनली वांग स्टेज पर जाकर अपनी परफॉर्मेंस देता है, जहां वो बहुत ही प्यारा सॉन्ग गाता है। वो ये सॉन्ग डूजी के लिए गा रहा था। डूजी भी बड़े प्यार से उसकी तरफ देख रहा था। ये सब देखकर ही और जैंग तो स्माइल करते हुए वहां से चले जाते हैं। साथ ही यू भी उन दोनों के साथ वहां से चला जाता है। डूजी को भी वांग के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। वहां से वापस आते वक्त ही जैंग से कहता है, क्या तुमने देखा वांग डूजी की तरफ किस तरह से देख रहा था। वो दोनों ही साथ में बोलते हैं वो पक्का लव में है। यू उन दोनों के पीछे पीछे आ रहा था। वो कहता है, ये कितना अनोइंग है, मुझे काम डाउन होना है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तो ही कहता है, ये जरूर डूजी को लाइक करता है। जैंग बोलता है, ये तो लव ट्रायंगल चल रहा है, तुम किसके साथ हो। ये सुनकर ही कहता है, मैं अपने भाई के साथ हूँ। यहाँ पर वो वांग की बात कर रहा था। जैंग ही से कहता है, बहुत रात हो गई है, तो चलो एक साथ रुक जाते हैं। कहीं तुम्हें ये डर तो नहीं है कि यू तुमसे गुस्सा हो जाएगी। ही बोलता है, वो जानती है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। दूसरी तरफ वांग की परफॉर्मेंस पूरी होने के बाद वो डूजी से कहता है, ही और जैंग कितने झूठे हैं, वो परफॉर्मेंस को बीच में ही छोड़कर चले गए थे। तो डूजी कहता है, यू और मेरा भाई भी चले गए। वांग बोलता है, शायद वो हम दोनों के बीच थर्ड व्हील नहीं बनना चाहता था। डूजी कुछ कहता, उससे पहले ही वहाँ मिस जियांग नाम की लेडी आती है। वो वांग से कहती है, तो तुम होंगजे फ्यूनरल डायरेक्टर्स में न्यू कमर हो, राइट। वांग हाँ बोलता है। तो डूजी वांग को बताता है कि मिस जियांग इस मैनर की ओनर हैं। ये सुनकर वांग को याद आता है कि मिस जियांग ने ही वांग को यहाँ परफॉर्मेंस देने आने के लिए मैसेज किया था। प्रेजेंट में वो अपने आप से कहता है, क्या ये एक कोइंसिडेंस है। मिस जियांग उन दोनों को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए पूछती हैं, तो वो दोनों भी रेडी हो जाते हैं और अगले सीन में हम मिस जियांग को ड्रंक देखते हैं, जहाँ एक लड़की वहाँ से उन्हें अपने साथ ले जाती है। वांग डूजी से पूछता है, क्या ये परफॉर्मेंस मिस जियांग ने। वो आगे कुछ बोलता कि तभी डूजी कहता है, मैंने मिस जियांग से ये परफॉर्मेंस अरेंज करने के लिए कहा था। वांग ये सुनकर खुश हो जाता है। तो डूजी कहता है, मुझे जो करना चाहिए था मैंने वो किया। तो वांग कहता है, मैं कुछ क्यों नहीं सोच सकता, तुमने मेरी मदद क्यों करी। जब मैं मुसीबत में था तब तुमने मुझे सेव क्यों किया। क्या ये सब कुछ ट्रेनिंग से रिलेटेड है। क्या तुम सच में मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करते हो। ये सुनकर डूजी वांग के बहुत क्लोज आकर कहता है, तुम काफी टेस्टिंग करते रहते हो, अब मेरा टाइम है अपनी फीलिंग्स को टेस्ट करने का। वो वांग को किस करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी वहाँ एक लेडी आकर उसे बताती है कि रूम रेडी हो चुका है, प्लीज आकर की कार्ड ले लीजिए। अगले सीन में हम उन दोनों को रूम में एंटर करते हुए देखते हैं। वांग बोलता है, ये रूम काफी अच्छा है। तो डूजी बोलता है, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तो वांग अपने आप से कहता है, आज का दिन काफी थ्रिलिंग था, मुझे अपने आप को काम डाउन करना होगा। लेकिन वो जैसे ही डूजी को शर्टलेस देखता है तो वो बस उसे देखता ही रह जाता है। वो अपने आप से कहता है, अभी सबसे जरूरी ये है कि मैं उसे अपनी मदद करने के लिए थैंक्स किस तरह बोलूं। दूसरी तरफ हम ही और जैंग को बाथ टब में देखते हैं, जहाँ जैंग उससे पूछता है, एक बात सच बताना, तुम यू से अचानक से शादी क्यों कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें प्रेशर कर रही है, लेकिन पहले तो तुमने हर ब्लाइंड डेट को मिलने से मना कर दिया था, लेकिन इस बार क्यों नहीं। ये सुनकर ही कहता है, वो बहुत अच्छी है, क्लासी है, उसकी फैमिली भी अच्छी है, मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानूंगा अगर मैं उससे शादी कर पाया। तो जैंग उसके फेस को अपनी साइड करके कहता है, लेकिन तुम उससे लव नहीं करते हो और ना ही तुम उससे शादी करना चाहते हो, क्या तुम सच में उसे लाइक करते हो। ही बोलता है, हाँ मैं यू को लाइक करता हूँ। ये सुनकर तो जैंग सीधे ही के लिप्स पर किस कर देता है। ही उसे पुश करता है तो जैंग कहता है, क्या ये किस प्रूव नहीं करती कि तुम मुझे लाइक करते हो। तो ही कहता है, मैं एडमिट करता हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी, लेकिन ये सब पास्ट की बात है। ये सुनकर जैंग कहता है, तो इसका मतलब तुम अब भी यू से शादी करना चाहते हो। ही हाँ कहता है। तो वांग उस समय यू को मैसेज करने लगता है। वो ही से कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी शादी के लिए प्रिपरेशन करूंगा। इधर वांग डूजी से कहता है, चलो साथ में बात लेते हैं, इससे हम दोनों का टाइम भी बच जाएगा। डूजी पानी की बोतल पिक करने के लिए वांग के क्लोज जाता है तो वो काफी नर्वस हो गया था। उन दोनों के बीच काफी शांत माहौल बना हुआ था। तो वांग डूजी से उसकी हॉबी के बारे में पूछता है। वो कहता है, क्या तुम्हें कुछ पसंद है, या फिर तुम किसी प्लेस पर विजिट करना चाहते हो, या फिर कोई फूड खाना चाहते हो।
तो डूजी वांग के क्लोज आने लगता है तो वांग पीछे हो जाता है, लेकिन डूजी तो सिर्फ पानी की बोतल पिक कर रहा था। डूजी बोलता है तुम्हें सिर्फ कंपनी बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर वांग कहता है क्या सच में तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं है? तुम्हारी लाइफ सिर्फ काम के बारे में ही नहीं हो सकती है। तो डूजी वांग से कहता है तुम साफ साफ बोलो कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। तो वांग कहता है ठीक है, तुमने मेरी इतनी मदद करी तो मैं तुम्हें रीपे करना चाहता हूँ। ये सुनकर डूजी कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है। वांग कहता है तुम बस मुझे बता दो, मैं उसे अचीव करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा जैसे तुमने मेरी हेल्प करी थी। लेकिन डूजी हल्की सी स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वांग अपने आप से कहता है क्या डूजी ने अभी स्माइल किया? वो किस बात पर हंस रहा था? लेकिन वो स्माइल करते हुए काफी हैंडसम लगता है। लेकिन फिर वो अपने आप से कहता है मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ। इधर जैंग वॉल्यूम तेज करके टीवी देख रहा था तो ही जैंग को टीवी ऑफ करने के लिए कहता है। वो कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जब जैंग टीवी ऑफ नहीं करता तो ही खुद ही टीवी ऑफ कर देता है। लेकिन जैंग दोबारा से टीवी ऑन करके कहता है हमारे पास बहुत टाइम है, हम फ्यूचर में बात कर सकते हैं। ये सुनकर ही कहता है तुम मुझे पॉइजन दे दो लेकिन तुम मेरी वेडिंग के लिए प्रिपरेशन मत करो। तो जैंग कहता है तुम्हें तो हैप्पी होना चाहिए कि जो पर्सन तुम्हें इतने अच्छे से जानता है वो तुम्हारी वेडिंग में हेल्प कर रहा है। लेकिन ही कहता है पर मैं ये नहीं चाहता। जैंग कहता है मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर ली है और वो इस बात को लेकर खुश हैं कि तुम्हारी वेडिंग के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ और वो चाहते हैं कि मैं तुम्हारा बेस्ट मैन बनूं। ही तो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वांग और डूजी बेड पर सो रहे थे। डूजी को नींद नहीं आ रही थी लेकिन वांग नींद में था। वो टर्न होकर डूजी के क्लोज आ जाता है। वांग नींद में ही उससे बोल रहा था मुझसे एक विश मांगो। ये सुनकर डूजी काफी हिम्मत करके वांग के लिप्स पर किस करके दूसरी तरफ टर्न हो जाता है। वांग भी दूसरी तरफ टर्न हो गया था और यहाँ हमें पता चलता है कि वांग सोने का प्रिटेंड कर रहा था। एपिसोड की शुरुआत में ही ड्रंक हालत में रूम के बाहर बैठकर अपने आप से बोल रहा था कि उसे जैंग के ऊपर से गिव अप करने में बहुत टाइम लगा है। जैंग जब बाहर आता है तो देखता है कि ही ड्रंक है। वो उसके फेस को प्यार से टच करके उसे गोद में उठाकर बेड पर लाकर सुला देता है। ही ने अपनी शर्ट पर वाइन गिरा रखी थी तो जैंग स्माइल करते हुए उसकी शर्ट को रिमूव कर देता है। अगली सुबह जब ही की नींद खुलती है तो वो जैंग के साथ बेड पर सो रहा था। अपने आप को इस हालत में देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है। जैंग की भी नींद खुल गई थी तो ही जैंग से कहता है मैं तो कल बाहर था, फिर मैं यहाँ कैसे आया और मेरे कपड़े कहाँ हैं? जैंग उसके कपड़ों की तरफ इशारा करता है तो ही कपड़े पहनते हुए उससे पूछता है तुमने मेरे कपड़े क्यों रिमूव करे? ये सुनकर जैंग कहता है वो तुम अपने आप से पूछो, क्या तुम सच में कल रात जो कुछ भी हुआ वो भूल गए? ही कहता है क्या हमारे बीच कुछ हुआ था? तो जैंग उसके क्लोज आकर कहता है तुम्हें क्या लगता है? ये सुनकर तो ही वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में वांग जैंग से मिलने आता है। वो जैंग को बताता है कि डूजी ने उसे किस किया था, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? तो जैंग कहता है क्या ये ऑब्वियस नहीं है कि वो तुम्हें लाइक करता है? तुम दोनों एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो लेकिन अभी तक तुम दोनों ने एडमिट नहीं किया है। ये सुनकर वांग कहता है पर डूजी ने कहा था कि उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तो जैंग कहता है फिर उसने तुमसे झूठ बोला था। वो जिस तरह तुम्हारी केयर करता है और अब उसने तुम्हें किस भी कर दिया, इसलिए तुम सीधे उससे जाकर पूछो। लेकिन वांग बोलता है इस तरह फेस टू फेस बात करना सही तरीका नहीं है। जैंग कहता है लेकिन मेरी नजरों में तो तुम दोनों ऑलरेडी एक कपल हो, बस तुमने अभी तक एडमिट नहीं किया है। तो वांग कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है हम फ्यूचर कपल हैं। ये सुनकर जैंग बोलता है हाँ, लेकिन अब तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी का यूज करना होगा, नहीं तो तुम दोनों की हालत ही और मेरे जैसी होगी और ये बहुत बुरा होगा। तो वांग कहता है मैं तो तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, किसी और के फियांसे को किस और फिर उसकी वेडिंग को ऑर्गेनाइज करना। ये सुनकर जैंग बोलता है मैं बस एक लास्ट बार ट्राई करना चाहता हूँ, क्या पता ही अपनी एंगेजमेंट ब्रेक कर दे। वांग कहता है अगर उसने ऐसा नहीं किया तब क्या? तो जैंग कहता है फिर मैं बस उसे अपनी बेस्ट विशेस दे दूंगा। अगले सीन में वापस आते टाइम डूजी वांग से कहते हैं आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने तुम्हें नहीं देखा, तुम कहाँ गए थे? ये सुनकर वांग कहता है कल रात मैं ठीक से नहीं सो पाया। वो आगे कुछ बोलता कि तभी जैंग कहता है वांग मेरे रूम में था,
क्योंकि उसे अपने रूम में बहुत गर्मी लग रही थी। वांग भी जैंग की बात से अग्री करता है। ये सुनकर डूजी बोलता है, लेकिन वांग तो हमेशा ही अपने रूम में अच्छे से सो पाता है। वांग इस बात का कुछ रिप्लाई करता कि तभी डूजी को किसी का कॉल आता है और वो कॉल में बिजी हो जाता है। इधर जैंग वांग से कहता है, यही बेस्ट टाइम है तुम्हारे पास बात करने का। देखो आईडी कार्ड पर उसका बर्थडे नेक्स्ट मंथ आने वाला है। वो उसे आगे कुछ बताता कि तभी डूजी वांग के पास आकर कहता है, स्केड्यूल में चेंज है और तुम्हारे कपड़े ओकेजन के लिए सुटेबल नहीं है। इसके बाद वो वांग को एक सूट बाय करने के लिए शॉप पर ले जाता है। उसने अभी तक कोई भी बात वांग को नहीं बताई थी, तो वांग कहता है, ये मत बोलना कि हम फैमिली से मिलने जा रहे हैं। डूजी उसकी बात को इग्नोर करके सूट सिलेक्ट करने में लगा हुआ था, तो वांग कहता है, मुझे कम से कम ये तो बता दो कि हम किससे मिलने जा रहे हैं, ताकि मैं अपने आप को प्रिपेयर कर लूं। ये सुनकर डूजी कहता है, हम होंगजे फ्यूनरल डायरेक्टर्स के एक इम्पोर्टेंट पार्टनर को मिलने जा रहे हैं और फ्यूचर में हम उसके साथ काम भी करेंगे। वांग ड्रेस चेंज करके बाहर आता है, तो डूजी कहता है, सक्सेसर होने के नाते तुम्हें अपने अपीयरेंस पर ध्यान देना होगा। ये एक तरह का साइन है अपने क्लाइंट्स और अपनी रिस्पेक्ट करने का। तो वांग बोलता है, मुझे सूट्स पहनना पसंद नहीं है। मेरा पहला सूट तो एक डिजास्टर था। जब मैं छोटा था तब मुझे हमारे रिलेटिव की वेडिंग में सूट पहनने के लिए बोला गया था। उस टाइम वो सूट मुझ पर थोड़ा टाइट था, तो गलती से मेरी ड्रिंक ब्राइड के कपड़ों पर गिर गई। ये सुनकर डूजी कहता है, मेरा पहला सूट मेरे डैड ने मुझे एज अ गिफ्ट दिया था। उन्होंने कहा था कि सूट मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैच्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। उन्होंने वो गिफ्ट मुझे इसलिए दिया था ताकि मैं उसकी और दूसरों की अच्छे से टेक केयर करूं, और ये बात अब तक मुझे याद है। ये सुनकर वांग कहता है, तुम आज पहली बार मुझे अपनी फैमिली के बारे में बता रहे हो। तो डूजी कहता है, तुम सूट में अच्छे लग रहे हो। दूसरी तरफ ही टैक्सी बुक कर रहा था, तो जैंग कार से वहां आता है। उसे देखकर ही अपने फोन में बिजी हो जाता है, तो जैंग उससे उसका फोन लेकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो कहता है, बहुत कम ड्राइवर ही इतनी दूर किसी पैसेंजर को पिक करने आएंगे, इसलिए मेरी कार में बैठो। लेकिन ही उससे अपना फोन लेकर कहता है, मैं ड्राइवर को एक्स्ट्रा टिप दूंगा, कोई ना कोई तो जरूर यहाँ आएगा। जैंग वहाँ से ये बोलकर जाने लगता है, अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो शायद तुम्हें ये पता चल जाए कि कल रात हम दोनों के बीच क्या हुआ था। ये सुनकर ही जैंग से पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? तो जैंग कहता है, ये तुम्हें उस प्लेस पर पहुँचने के बाद ही पता चलेगा। अगले सीन में ही देखता है कि जैंग उसे हाई स्कूल के पास ले आया है। वो जैंग से कहता है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो और कल रात हम दोनों के बीच क्या हुआ था? क्या तुम मुझे ये बात नहीं बताओगे? ये सुनकर जैंग रात की बात को याद करता है, जब ही ड्रंक होने की वजह से उसे अपने क्लोज ले आता है और उन दोनों के लिप्स एक दूसरे से टच हो गए थे। प्रेजेंट में वो ही से कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि हम दोनों के बीच क्या हुआ होगा? ये सुनकर ही कहता है, अब तुम मुझे परेशान कर रहे हो। अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं कार से उतर जाऊंगा। जैंग कहता है, तुम रूम के बाहर ड्रंक हालत में थे। क्या मुझे लोगों को डराने के लिए तुम्हें वहीं छोड़ देना चाहिए था? मैं बस तुम्हें उठाकर रूम के अंदर लेकर आया था और तुम्हारे कपड़े चेंज किए थे और कुछ भी नहीं। क्या तुम कुछ और चाहते थे? जैंग कार पार्क करने के लिए पार्किंग स्पेस में खड़े लड़के को देखकर हॉर्न ब्लो करता है, तो ये देखकर ही को वो बात याद आ जाती है जब एक बार पार्किंग स्पेस किसी और पर्सन ने ले लिया था, तो ही ने जैंग पर गुस्सा करके कहा था, तुम बहुत स्लो हो इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ और तुम्हारी लाइफ बहुत बोरिंग है। प्रेजेंट में ही कहता है, उस दिन जो बात मैंने तुमसे बोली थी, क्या तुम्हें वो बात बुरी तो नहीं लगी? ये सुनकर जैंग कहता है, मैं बस इस बात की केयर करता हूँ, क्या तुम मुझे इस वे में लाइक करते हो या नहीं? इधर डूजी और वांग पार्टनर से मिलने पार्क में पहुँच गए थे। तभी डूजी को किसी की कॉल आती है, तो वो कॉल पिक करने चला जाता है। पार्क में एक पर्सन सिंगिंग कर रहा था, तो वांग उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। सब उस पर्सन को पैसे दे रहे थे, लेकिन वांग के पास देने के लिए कुछ नहीं था। तो एक पर्सन उस लड़के की कैप में पैसे रखकर वांग की तरफ देखकर स्माइल करता है। वांग उसे देखकर खुश होकर कहता है, इयान। वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और दूर से ये सब डूजी ने भी देख लिया था। इयान वांग से कहता है, तुमने मेरा वेट किया होगा, अब मैं वापस आ गया। अगले सीन में वांग इयान से कहता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम अब्रॉड से वापस आ रहे हो? तो इयान कहता है, मैंने ये बात डूजी से सीक्रेट रखने के लिए बोली थी। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था।
डूजी वांग से कहता है इयान की कंपनी हमेशा से होंगजे फ्यूनरल डायरेक्टर्स के साथ काम करते आई है। ये सुनकर इयान वांग से कहता है हाई स्कूल में हम दोनों को साथ में एक असाइनमेंट पर काम करने को मिला था। हम दोनों के बीच काफी अच्छी केमिस्ट्री है। मैंने तुम्हारे भाई से कहा है अगर तुम टेक ओवर करने के लिए रेडी हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन क्या तुम सच में बिजनेस टेक ओवर करना चाहते हो? जब तुम उस लड़के की सिंगिंग परफॉर्मेंस को देख रहे थे तब तुम बहुत फोकस्ड थे। तुम्हारे म्यूजिक ड्रीम का क्या? ये सुनकर वांग डूजी की तरफ देखकर कहता है अभी मैं श्योर नहीं हूँ। तो इयान उसके शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है तुम जो भी फैसला करोगे मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। ये सब डूजी भी देख रहा था। वो वांग से कहता है इयान ने यूएस से एमबीए की डिग्री करी है तो वो तुम्हारे साथ कॉर्पोरेट मैनेजमेंट को लेकर नॉलेज और इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा और आने वाले ट्रेनिंग सेशंस में वो हमारे साथ ही रहेगा। ये सुनकर वांग खुश होता है तो इयान कहता है ये मेरा तुम्हारे लिए दूसरा सरप्राइज था। डूजी ने डिनर के लिए रेस्टोरेंट में बुकिंग करवा रखी थी तो इयान कहता है ये वाला रेस्टोरेंट बहुत फॉर्मल है, मुझे किसी और रेस्टोरेंट में जाकर खाने का मन है, क्या हम वहाँ जा सकते हैं? हमारी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। तो डूजी इयान से कहता है मैंने पहले आपकी प्रेफरेंसेस के बारे में नहीं पूछा, उसके लिए सॉरी। इयान कहता है कोई बात नहीं, लेकिन वो वांग से बोलता है डूजी कुछ ज्यादा ही सीरियस नहीं है? तो वांग कहता है वो बस ऐसा दिखता है, ये सब तुम्हें बाद में पता चलेगा। डूजी को उन दोनों की क्लोजनेस देखकर जेलस फील हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ ही और जैंग स्कूल में अपनी यादें ताज़ा कर रहे थे, जहां जैंग कहता है तुम्हें मैथ टीचर से कितना डर लगता था। हर टाइम तुम अपना होमवर्क करना भूल जाते थे और मेरे पास आकर हेल्प मांगते थे। ये सुनकर ही कहता है हर टाइम ऐसा नहीं होता था। भागते भागते वो एक प्लेस पर पहुंच जाते हैं जिसे देखकर जैंग का फेस सैड हो जाता है। दूसरी तरफ इयान, वांग और डूजी दूसरे रेस्टोरेंट में पहुंच गए थे। वांग इयान से पूछता है क्या तुम इस प्लेस पर खाना चाहते थे? तो इयान बोलता है यहाँ आए हुए मुझे काफी समय हो गया है। वो वांग को राइस को नए तरीके से खाना सिखाता है तो वांग राइस को खाकर उनकी तारीफ करता है। इयान डूजी से भी राइस को उसी तरह से खाने के लिए कहता है तो डूजी कहता है मैं ऐसे ही ठीक हूँ और राइस को मिक्स करके नहीं खाया जाता है। वांग धीरे से कहता है अब लगता है यहाँ फूड वॉर होने वाला है। इयान भी कम कहाँ था, वो डूजी को ट्राई करने के लिए कहता है लेकिन डूजी भी कम नहीं था। आर्ग्यूमेंट ज्यादा ना हो तो वांग दोनों तरह से राइस को खाने का ट्राई करता है। इधर जैंग उस प्लेस पर बैठकर पास्ट के एक मोमेंट को याद करता है जब हाई स्कूल में वो उस प्लेस पर आराम से बैठा हुआ था तो कुछ बच्चे उसके पास आकर उसे बुली करने लगते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे गुड ग्रेड्स आते हैं तो अपने आप को ज्यादा मत समझो, आज हम तुम्हें सबक सिखाकर रहेंगे। लेकिन ही अपने दोस्त के साथ वहाँ से जा रहा था तो वो उन लड़कों से फाइट करने लगता है। उन सब के बीच फाइट शुरू हो जाती है। प्रेजेंट में जैंग ही से कहता है तुमने उस दिन फाइट क्यों करी थी? तो ही कहता है मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए फाइट कर रहा था। हमें ये प्लेस काफी पसंद था लेकिन उस इंसिडेंट के बाद से हम शायद ही यहाँ आते थे और वैसे उस दिन तुम मुझे क्या बताना चाहते थे? ये सुनकर जैंग कहता है मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अपने क्लासमेट से ये बोल रहे होंगे कि हम दोनों बस फ्रेंड्स हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उस दिन जब ही ने अपने क्लासमेट से कहा था कि जैंग और वो बस दोस्त हैं। तब जैंग इस बात को सुनकर काफी रोया था। प्रेजेंट में वो ही से कहता है उस दिन के बाद से मुझे लगा कि हम दोनों सच में बस दोस्त ही हैं। अगर मैंने उस दिन तुम्हें अपने दिल की बात बता दी होती तो आज मैं तुम्हारी वेडिंग के लिए तैयारी नहीं कर रहा होता, लेकिन मैं अब भी गिव अप नहीं करूंगा। उस टाइम पर हम दोनों के बीच बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अब मैं इस अपॉर्चुनिटी को सीज करूंगा। दूसरी तरफ इयान वांग और डूजी के साथ उनके घर पर आ गया था। डूजी इयान से कहता है तुम्हारा रूम वांग के पास वाला है जो ऊपर है। ये सुनकर इयान वांग से कहता है अगर तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो मेरे पास आ जाना, अब मैं तुम्हारे बगल वाले रूम में ही रहने वाला हूँ और तुम्हें डर भी लगता है तो उसके लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। डूजी कहता है 1 महीने की ट्रेनिंग और डाइट के बाद वांग ने अपने ब्लड का डर कम कर लिया है। तो इयान कहता है मैं अब यहाँ हूँ तो मैं वांग की अच्छे से हेल्प करूंगा। ये सुनकर डूजी कहता है माना यिंग ने तुम्हें हमें ज्वाइन करने के लिए कहा है, लेकिन फिर भी वांग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो इयान कहता है ठीक है तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर तुम इस तरह से लोगों को प्रेशर करोगे तो ये तुम्हारे लिए बुरा होगा।
अगले सीन में डूजी यिंग को कॉल करके कहता है इयान और मेरी पर्सनैलिटीज इनकम्पैटिबल हैं और क्या पता फ्यूचर में ट्रेनिंग सेशंस में हमारे बीच झगड़ा हो सकता है। ये सुनकर यिंग कहता है तुम्हारे ज्यादा दोस्त नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस अपॉर्चुनिटी को यूज करो। डूजी भी मान जाता है। इधर वांग जैंग की कही बात को याद कर रहा था जहाँ वो अपने हाथ के ब्रेसलेट की तरफ देखकर सोचता है मुझे डूजी से क्या बात करनी चाहिए। मुझे तो ये भी पता नहीं है कि मैं उसे उसके बर्थडे पर क्या गिफ्ट करूं। लेकिन फिर उसे एक आइडिया आता है। वो डूजी के लिए अपने हाथ जैसा ही ब्रेसलेट बनाने लगता है। अगले दिन जब वो काम पर जा रहा था तो उसे नींद आ रही थी तो डूजी कहता है क्या तुम आजकल लेट से सोते हो? तो वांग कहता है नहीं, लेकिन रियलिटी में रात को वो ब्रेसलेट बनाने में बिजी था। ऐसे ही हर दिन वो कभी इयान के साथ तो कभी डूजी के साथ मीटिंग में और काम में बिजी रहता और रात को ब्रेसलेट बनाता। डूजी और वांग की क्लोजनेस इयान भी देखता है और इयान और वांग की क्लोजनेस को देखकर डूजी जेलस फील करता है। अगले दिन वांग कार में सो जाता है तो डूजी उसे कोट से कवर कर देता है। थोड़ी देर बाद जब वांग की नींद खुलती है तो वांग कहता है तुम मेरे उठने का वेट तो नहीं कर रहे थे? तो डूजी कहता है हम प्लेस पर पहुंच गए हैं, मैं तुम्हें उठाने ही वाला था लेकिन तब तक तुम खुद उठ गए। वांग उसे थैंक्स बोलता है तो डूजी कहता है मैं फैमिली के काम से नेक्स्ट सैटरडे बाहर जा रहा हूँ और रात को आऊंगा। ये बोलकर वो कार से उतर जाता है तो वांग कैलेंडर में देखता है कि नेक्स्ट सैटरडे डूजी का बर्थडे है। ये देखकर वो अपने आप से कहता है क्या डूजी अपना बर्थडे बाहर सेलिब्रेट करने वाला है। एपिसोड के लास्ट में हमें जैंग और ही के हाई स्कूल के मूवमेंट्स दिखाए जाते हैं जहाँ वो उस प्लेस पर बैठकर एक पॉप्सिकल को शेयर करके खा रहे थे। एपिसोड की शुरुआत में सुबह के टाइम डूजी और वांग पुशअप्स कर रहे थे तो इयान भी उन्हें ज्वाइन करता है। वांग तो थक गया था लेकिन इयान और डूजी में कंपटीशन चल रहा था। इयान थक जाता है लेकिन डूजी पुशअप्स कंटिन्यू करता है। ये देखकर वांग तो बहुत ही ज्यादा खुश था। वांग उन दोनों के लिए पानी लेने चला जाता है तो डूजी इयान से बोलता है तुम मुझसे हार क्यों गए? तो इयान कहता है वांग की वजह से। मैं देख सकता हूँ कि वो तुम्हारी केयर करता है और मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन मैं वांग की बहुत केयर करता हूँ और उसका बिजनेस मेरा बिजनेस है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनकर डूजी कहता है ये तुम्हारा बिजनेस है और मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, बस वांग को अफेक्ट मत करना। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ वांग इयान को कहीं जाते हुए देखता है तो वो डरते हुए उसका पीछा करता है कि तभी अचानक से इयान उसे आकर डरा देता है। वो वांग से कहता है तुम सच में बोल्ड होते जा रहे हो। तो वांग बोलता है तुम इतनी रात को कैट को खाना खिलाने यहाँ आए थे? मुझे आज भी याद है कि तुमने हाई स्कूल में एक डॉग की जान बचाई थी। ये सुनकर इयान कहता है तुम तो जानते ही हो कि मेरे पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता था मेरे साथ स्पेंड करने के लिए, बस एनिमल्स ही मेरे साथ ही थे, लेकिन उसके बाद तुम मेरी लाइफ में आए। मेरे पेरेंट्स तो मेरा बर्थडे भी भूल गए थे लेकिन तुम्हें याद रहा। हाई स्कूल के बाद जब मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट करने यूएस गया था तो वहाँ मुझे लैंग्वेज बैरियर की वजह से बुली किया गया, लेकिन वो तुम ही थे जो हर साल मुझे गिफ्ट सेंड करते थे। वांग इयान से कहता है मैं जानता हूँ कि अकेले होने से कितना बुरा फील होता है, इसलिए तुम चाहे जहाँ भी हो मैं कभी भी तुम्हें बर्थडे विश करना नहीं भूलूंगा। इयान कहता है क्या डूजी को भी तुम ऐसे ही ट्रीट करते हो? तुम उसकी बहुत केयर करते हो, राइट? ये सुनकर वांग कहता है मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा सकता हूँ, अगले हफ्ते डूजी का बर्थडे है और मैं उसे सरप्राइज देने वाला हूँ। ये तो मुझे नहीं पता कि उसे क्या पसंद है, सच कहूँ तो मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता और मैं उसे अपने वे में हैप्पी बर्थडे कहना चाहता हूँ। क्या तुम इस काम में मेरी मदद करोगे? तो इयान कहता है वो अनहैप्पी और सीरियस लगता है, उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, उसमें ऐसी क्या बात है जो तुम उसके लिए ये सब करना चाहते हो? वांग कुछ भी रिप्लाई नहीं करता तो इयान कहता अब तुमने मेरी मदद मांगी है तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। अगले सीन में हम वांग को डूजी के लिए ब्रेसलेट बनाते हुए देखते हैं। उसने डूजी के भाई के लिए भी ब्रेसलेट बनाया था। दूसरी तरफ हम डूजी को उसके पेरेंट्स की सिमेट्री पर देखते हैं जहां उसका भाई जिंग भी उसके साथ आया था। डूजी अपने पेरेंट्स से कहता है जिंग की कंडीशन अच्छी हो रही है और मैं उसकी ठीक से टेक केयर करूंगा, इसलिए आप चिंता मत करो। लेकिन जिंग अपने पेरेंट्स से कहता है मेरी बॉडी टाइम बॉम्ब है और मैं इस बात को जानता हूँ। ये सुनकर डूजी जिंग से बोलता है मैंने अभी पेरेंट्स से कहा है कि मैं तुम्हारी अच्छे से टेक केयर करूंगा और तुम ये सब बोल रहे हो। तो जिंग कहता है अगर मैं स्ट्रांग रहूंगा तो वांग की परफॉर्मेंस देख पाऊंगा।
तो डूजी बोलता है वैसे उस दिन तुमने लाइव स्ट्रीम क्लोज क्यों कर दी थी। ये सुनकर जिंग हंसकर अपने पेरेंट्स से कहता है अब भाई के पास एक पर्सन है, वो बहुत अच्छे से लाइफ जी रहे हैं। ये सब वो डूजी को टीज करने के लिए बोल रहा था। अगले सीन में हम एक रेस्टोरेंट में इयान और वांग को डेकोरेशन करते हुए देखते हैं। इयान बोलता है अब टाइम हो गया है तो मैं जा रहा हूँ। मुझे भरोसा है कि डूजी को ये सरप्राइज बहुत पसंद आएगा और अगर उसे ये पसंद नहीं आया तो मैं उसे तुम्हारे लिए बहुत मारूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और वांग केक की फोटो क्लिक करके डूजी को मैसेज सेंड कर देता है। इधर जब डूजी को मैसेज रिसीव होता है तो वो मैसेज रीड करके पास्ट में चला जाता है, जहाँ उसके बर्थडे के दिन वो अपने पेरेंट्स से फोन पर बात करते हुए बोल रहा था कि आपको जल्दी आने की जरूरत नहीं है, मैं अपना बर्थडे हर साल सेलिब्रेट कर सकता हूँ। लेकिन जब वो अपने पेरेंट्स की कार को अपनी तरफ आते देखता है तो ट्रक से हिट होने की वजह से उसके पेरेंट्स की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पेरेंट्स की वहीं पर डेथ हो जाती है। इस इंसिडेंट को याद करके डूजी की आंखों से आंसू आने लगते हैं कि तभी उसे वांग की कॉल आती है, लेकिन वो उसकी कॉल को पिक नहीं करता। इधर वांग रेस्टोरेंट में डूजी के आने का वेट कर रहा था, लेकिन रेस्टोरेंट बंद करने का टाइम हो गया था तो ओनर वांग को उसका सामान देकर रेस्टोरेंट बंद कर देते हैं। वांग अब भी रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर डूजी का वेट कर रहा था। इयान भी दूर से खड़ा वांग को देख लेता है। वो उसके पास जाता है कि तभी वहाँ डूजी की एंट्री होती है। वांग उसे देखकर बोलता है मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे, मैंने देखा था कि तुम्हारी फैमिली फोटो इसी रेस्टोरेंट में क्लिक की गई थी तो मुझे लगा कि ये प्लेस तुम्हारे लिए स्पेशल है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद है और मैं इसी तरह से तुम्हें बर्थडे विश कर सकता था। ये सुनकर डूजी बोलता है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वांग कहता है मैं ये सब करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए और जिंग के लिए ब्रेसलेट बनाए हैं क्योंकि उस दिन तुमने मुझे परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट किया था। पर डूजी कहता है तुम अपना गिफ्ट अपने पास रखो, मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है तो वांग कहता है मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। डूजी बोलता है तुम मुझे यही बताना चाहते हो कि तुम मुझे लाइक करते हो और तुम अपना लव मुझसे मेरे बर्थडे पर कन्फेस करना चाहते हो। ये सुनकर वांग कहता है जब भी मैं तुम्हारे क्लोज आने की कोशिश करता हूँ तुम मुझे अपने आप से दूर कर देते हो। लेकिन डूजी कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि हमारा रिलेशनशिप प्रोफेशनल है। तो वांग कहता है फिर उस दिन तुमने मुझे किस क्यों किया। ये सुनकर डूजी कहता है मैं एडमिट करता हूँ कि वो मेरी प्रॉब्लम थी, मुझे लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। ये सुनकर वांग बोलता है तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो, तुम ये क्यों नहीं बोल देते कि तुम मुझे लाइक करते हो, तुम अपना हार्ट मेरे लिए ओपन क्यों नहीं करते ताकि हम तुम्हारा बर्थडे। वो आगे कुछ बोलता कि तभी डूजी कहता है आज मेरे पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी है, वो मेरे पास इस रेस्टोरेंट में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने आ रहे थे और उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, मेरी वजह से उनकी डेथ हुई है। और मेरा भाई जिंग, मैं अपने पेरेंट्स की सिमेट्री के सामने बस यही बोलता रहा कि मैं जिंग की टेक केयर अच्छे से करूंगा, लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। जिंग की हेल्थ कंडीशन वर्स होती जा रही है और मुझे डर है कि कहीं एक दिन वो भी मुझे छोड़कर ना चला जाए। ये सब मेरा फॉल्ट है, अगर उस दिन मेरा बर्थडे नहीं होता तो ये सब कुछ नहीं होता कि आप तो मेरे बारे में सब कुछ जान गए। वांग डूजी से सॉरी बोलकर कहता है मुझे ये सब नहीं पता था। डूजी वहाँ से चला जाता है तो वांग भी सब कुछ वहीं पर छोड़कर चला जाता है। इयान दूर से खड़ा ये सब कुछ सुन रहा था और इधर डूजी बहुत ज्यादा रो रहा था। अगले सीन में हम जैंग को ही की वेडिंग प्लान करते हुए देखते हैं कि तभी उसके घर की डोरबेल रिंग होती है। वो डोर ओपन करता है तो वांग रूम में एंटर करके कहता ये सब तुम्हारा फॉल्ट है, तुम्हारा आइडिया बहुत ही ज्यादा बुरा था। दूसरी तरफ डूजी घर वापस आ रहा था कि तभी पीछे से इयान आकर उसे जोर का पंच मारता है। वो डूजी से कहता है जब तुम वांग में इंटरेस्टेड नहीं थे तो तुमने उसे होप क्यों दी। लेकिन डूजी भी उसे जोर का पंच मार कर कहता है ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। इयान दोबारा से डूजी को मार कर कहता है मैंने तुमसे बोला कि मैं वांग के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो दोनों एक दूसरे को बैक टू बैक पंच मार रहे थे। इयान बोलता है मैं तुम जैसे लोगों को पसंद नहीं करता हूँ, अगर तुम्हें उन लोगों की केयर करनी नहीं आती जो तुम्हारी केयर करते हैं तो ठीक है, मैं वांग की अच्छे से टेक केयर करूंगा। ये सुनकर डूजी बोलता है मैं तुमसे अग्री करता हूँ, जिसमें भी वांग का भला है, मुझे उस बात में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो इयान कहता है तुम अब भी अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब से तुम्हें वांग से दूर रहना है और फ्यूचर में भी मैं वांग की अपने वे में केयर करूंगा। ये बोलकर वो डूजी को पुश करके उसका गिफ्ट फेंक कर वहाँ से चला जाता है। डूजी उस गिफ्ट को पिक करता है और दूसरी तरफ जैंग वांग को खाने के लिए नूडल्स देता है
तो वांग कहता है तुम्हें सच में पता है कि मेरा मूड कैसे ठीक होगा, लेकिन मैं डूजी के बारे में कुछ भी नहीं जानता। ये सुनकर जैंग कहता है उसकी प्रॉब्लम टाइम के साथ ही ठीक हो पाएगी। तो वांग बोलता है क्या मुझे गिव अप करके अपने और डूजी के बीच सब कुछ प्रोफेशनल रखना चाहिए। जैंग कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करो। ही की अब शादी हो रही है, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया, इसलिए तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम भी गिव अप नहीं करोगे। इधर डूजी वांग के बनाए हुए ब्रेसलेट को पहनकर देखता है। रात को जब वांग घर वापस आता है तो इयान और डूजी के फेस की चोट को देखकर वो उनसे पूछता है तुम्हारे फेस पर क्या हुआ। इयान कहता है जब हम वापस आए तब हम एक दूसरे से टकरा गए थे, लेकिन वांग बोलता है तुम दोनों ने फाइट करी, राइट। इयान कहता है हम दोनों ने एक दूसरे से बात कर ली है और डूजी ने मुझे तुम्हारी टेक केयर करने के लिए कहा है। डूजी कुछ भी नहीं बोलता तो वांग कहता है क्या ये सच है। डूजी बोलता है जाकर रेस्ट कर लो, लेकिन वांग उसे रोककर कहता है मुझे तुमसे आज रात जो हुआ उस बारे में बात करनी है। एपिसोड के लास्ट में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ डूजी कैट को खाना देने आ रहा था और इयान भी कैट के लिए खाना रख रहा था। वो डूजी से कहता है तुम्हारे जैसा कोल्ड ब्लडेड पर्सन कैट को कैसे फूड खिला सकता है। मैं आशा करता हूँ कि तुम वांग को अच्छे से ट्रीट करो, लेकिन डूजी उसकी बात को इग्नोर करके कैट को हुआ नाम से बुलाता है। तो इयान कहता है उस कैट का नाम पोनियो है, जिस नाम से तुम उसे बुला रहे हो वो उसे पसंद नहीं है। डूजी बोलता है तुम ये बात कैसे जानते हो। तो इयान कहता है क्योंकि मैं पेट कम्युनिकेटर हूँ। आगे हम देखते हैं कि वांग डूजी से पूछता है क्या ये सच है कि तुमने इयान को मेरी टेक केयर करने के लिए कहा है, लेकिन डूजी कहता है बहुत रात हो चुकी है इसलिए जाकर रेस्ट कर लो। वांग को इसी वक्त डूजी से बात करनी थी तो डूजी बोलता है मैं इस बारे में बात कर चुका हूँ, इसलिए अब तुम दोबारा इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। डूजी के जाने के बाद इयान वांग से बोलता है क्या तुम अब भी उस पर से गिव अप नहीं करोगे। तो वांग बोलता है मैं इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहता हूँ। अगली सुबह ही जैंग की कही बात को ही याद कर रहा था, जहाँ जैंग ने उससे बोला था कि अगर पास्ट में मैं तुमसे अपना लव कन्फेस कर देता तो आज मुझे तुम्हारी वेडिंग प्रिपरेशन करने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। इस बात को याद करके ही अपने आप से कहता है मैं तो तुम पर से गिव अप करने के लिए ब्लाइंड डेट पर गया था, लेकिन अब तुम्हारी ये बात सुनकर मेरा शादी करने का मन नहीं कर रहा है। तभी अचानक से जैंग ही के पास आकर कहता है यू ने मुझे बताया कि उसे अचानक से कोल्ड हो गया है, इसलिए वो ड्रेस चेक करने के लिए नहीं आ पाएगी। ये सुनकर ही ड्रेस अपॉइंटमेंट कैंसिल करने के लिए बोलता है, लेकिन जैंग कहता है मैं तुम्हारे साथ फोटोज क्लिक करवा सकता हूँ। इसके बाद हम उन दोनों को क्लिक करवाई हुई फोटोज चेक करते हुए देखते हैं। ही जैंग से कंप्लेन कर रहा था देखो मैं इस फोटो में रेडी भी नहीं था और इस वाली पिक में तो तुम बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रहे हो, चलो दोबारा से एक पिक क्लिक करते हैं। जैंग ही को उन दोनों की हाई स्कूल में क्लिक करवाई हुई फोटोज दिखाने लगता है, लेकिन जब ही उससे वो फोटोज मांगता है तो जैंग उसे देने से मना कर देता है। तो उन दोनों के बीच वाटर फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ वांग को उसके फोन पर अननोन नंबर से एक मैसेज आता है जिसमें सेंडर ने उसे बता दिया था कि होंगजे फ्यूनरल डायरेक्टर्स के ओनर यिंग को टर्मिनल स्टेज लिवर कैंसर है। वांग भागते हुए डूजी से पूछता है क्या ये बात सच है। तो डूजी शॉक में पूछता है ये मैसेज तुम्हें किसने सेंड किया, लेकिन वांग कहता है मुझे नहीं पता, मैं बस ये जानना चाहता हूँ क्या मेरा भाई यिंग सच में बीमार है। डूजी उसे बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो वांग को बताते हुए कहता है हाँ ये सच है, इसी वजह से तुम्हारा भाई यिंग चाहता था कि तुम 3 महीने के अंदर कंपनी को टेक ओवर कर लो। ये सुनकर वांग बोलता है अगर तुम ये सब जानते थे तो तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं, तुमने इतनी जरूरी बात मुझसे छुपाई क्यों। तो डूजी वांग से बोलता है तुम यिंग के नजरिए से सोच कर देखो, उसे पता है कि जब तुम्हें ये बात पता चलेगी तो तुम काफी गुस्सा होगे, लेकिन फिर भी उसने तुमसे ये बात छुपाई। ये सारी बातें वहाँ खड़ा इयान भी सुन रहा था। अब वांग कुछ टाइम के लिए अकेला रहना चाहता था, वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। इयान वांग के पास आकर उसे कंसोल करता है। वांग अपने आप को ब्लेम करके कहता है मेरा भाई बीमार था, लेकिन मैं फिर भी घर से भाग गया और अपनी ग्रेजुएशन को डिले किया, मैंने कुछ नोटिस क्यों नहीं किया। इयान वांग को हक करके कहता है इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है, तुम अपना बेस्ट दे रहे हो और यिंग वो ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ यू डूजी से कहता है जिसने भी वो मैसेज वांग को भेजा था मैं श्योर हूँ कि वो इस मौके का फायदा उठाना चाहता है
ये सुनकर डूजी कहता है अगर वो पर्सन कंपनी को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता था तो उसने ये बात पब्लिक में क्यों नहीं बताई, उसने वो मैसेज सिर्फ वांग को क्यों सेंड किया, इसलिए जल्दी से पता लगाओ कि ये काम किसने किया है। अगले सीन में वांग अपने भाई यिंग से मिलने जाता है तो यिंग उसे टाइटली हग कर लेता है। वो वांग से बीमार होने वाली बात को छुपाने के लिए सॉरी भी बोलता है। वो कहता है तुम डूजी से गुस्सा मत होना, मैंने ही उसे ये सब करने के लिए बोला था, मैंने अपने ट्रीटमेंट के लिए जापान के डॉक्टर से बात करी है। ये सुनकर वांग काफी खुश था। वो अपने गले से एक एम्यूलेट उतार कर यिंग को पहना देता है। वो कहता है ये एम्यूलेट बचपन में आपने मुझे दिया था और अब से ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। अगले सीन में यू भागते हुए वांग के पास आकर उसका कॉलर पकड़ लेता है और इसके बाद हम वांग को भागते हुए डूजी के पास जाते हुए देखते हैं। यू ने वांग को बता दिया था कि डूजी वांग को बहुत पहले से जानता है और तुम उसके लिए बहुत स्पेशल पर्सन हो। मैं ये तो नहीं जानता कि वो अपनी फीलिंग्स तुम्हारे लिए क्यों छुपा रहा है, लेकिन वो सच में तुम्हारी केयर करता है। तुम्हें दूसरों की फीलिंग्स को सुनना चाहिए। घर पहुंचने के बाद वांग डूजी से बोलता है क्या तुम मुझे पागल समझते हो, तुमने मेरे भाई की बात मुझसे छुपाई और हम पहले भी मिल चुके हैं, ये बात भी तुमने मुझसे छुपाई और कितनी बातें तुम मुझसे छुपा कर रखोगे, क्या अब तुम ये बात भी छुपाओगे कि तुम मुझे लाइक करते हो। मुझे आज ही यू से पता चला है कि तुम मेरे सॉन्ग सुनते हो और मेरी हेल्प करते हो, लेकिन तुमने सामने से ये बात मुझे कभी क्यों नहीं बताई, तुम मुझे एक फूल की तरह क्यों ट्रीट करते हो, मुझसे इतने प्यार से क्यों पेश आते हो, क्या बस तुम एक बार ऑनेस्ट होकर मुझे सब कुछ नहीं बता सकते। डूजी वांग के साथ बिताए मोमेंट्स को याद करके उसे सीधे किस कर लेता है। वो वांग को बताता है कि मैंने पहली बार तुम्हें परफॉर्म करते हुए देखा था, उसके बाद हम बस स्टेशन पर मिले थे, तुम गाने सुन रहे थे और जब मेरी फैमिली का एक्सीडेंट हुआ और मैं अपनी लाइफ में गिव अप करना चाहता था तब मुझे लेक के पास पार्क में तुम्हारी वॉइस सुनाई दी। मैं होंगजे कंपनी में काम करते हुए फ्यूनरल डायरेक्टर बन गया। मैं हमेशा से तुम्हें बताना चाहता था कि मैं तुम्हारे क्लोज रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा पास्ट मुझसे हमेशा कहता है कि मैं बहुत अनलकी हूँ और मुझे हैप्पी रहने का कोई राइट नहीं है। ये सुनकर वांग डूजी से कहता है ऐसा मत बोलो, तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारा भाई जिंग सब ये चाहते हैं कि तुम खुश रहो। तो डूजी कहता है मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हारे और मेरे रिलेशनशिप को लेकर आंसर दे दूंगा। अगली सुबह ब्रेकफास्ट बनाते हुए वांग डूजी की हेल्प कर रहा था। उन दोनों को साथ में इतना खुश देखकर इयान वांग से पूछता है क्या बात है, तो डूजी इयान से कहता है हम दोनों ने सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया है और अब से मैं कुछ भी वांग से नहीं छुपाऊंगा। लेकिन इयान बोलता है तुम पर कौन ट्रस्ट करता है और वांग का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगता है। लेकिन डूजी कहता है आज वांग को मेरे साथ जाना है। दूसरी तरफ ही यू के साथ अपनी वेडिंग में डांस करने के लिए डांस प्रैक्टिस कर रहा था और जैंग भी उनके साथ ही था, लेकिन ही यू के साथ अच्छे से डांस नहीं कर पा रहा था। तो यू डांस टीचर विवी के साथ डांस करके ही को शो करती है और ही जैंग के साथ डांस करने लगता है। वो दोनों बहुत अच्छे से डांस कर रहे थे। ये देखकर यू ही को वहाँ से बाहर ले जाकर उससे पूछती है क्या तुम शादी करना चाहते हो। ये सुनकर ही कहता है हाँ मैं एक पर्सन से शादी करना चाहता हूँ। तो यू कहती है मैं देख पा रही हूँ कि वो पर्सन जैंग है। ही यू से सॉरी बोलता है तो यू कहती है तुम्हें ये सब बोलने की कोई नीड नहीं है। ही एंगेजमेंट ब्रेक करने के लिए कहता है, लेकिन यू उसे फोन में कुछ शो करके बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। इधर डूजी वांग को उसी रेस्टोरेंट में लेकर आता है जो उसकी फैमिली का फेवरेट रेस्टोरेंट था और अपनी फैमिली को अपने बर्थडे पर इसी रेस्टोरेंट के सामने एक्सीडेंट में खोने के बाद डूजी ने यहाँ आना ही बंद कर दिया था। वांग बोलता है तुम्हें ये सब करने की कोई नीड नहीं है, लेकिन डूजी कहता है मैं जानता हूँ कि मेरा बर्थडे चला गया, लेकिन मुझे भरोसा है कि आज तुम यहाँ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने में मेरी मदद करोगे। इसके बाद वांग डूजी का बर्थडे उस रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करता है जहाँ वो दोनों साथ में फोटोज भी क्लिक करवाते हैं। डूजी वांग को उसके साथ यहाँ आने के लिए थैंक्स बोलता है। वो वांग को बताता है कि मैं तुम्हारे क्लोज इसलिए नहीं आता क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर करता हूँ और मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हें एक दिन खो ना दूं। ये सुनकर वांग स्माइल करके डूजी से कहता है चलो एक विश मांगो कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूं। तो डूजी कहता है मैं ऑलरेडी विश मांग चुका हूँ और मेरी विश सच भी हो गई है। अगले सीन में जिंग डूजी की सेंड की हुई पिक को देखकर स्माइल कर रहा था कि तभी उसके दिल में दर्द
होने लगता है। इधर डूजी को कॉल पर अपने भाई जिंग के बारे में पता चलता है तो वो भागते हुए वांग के साथ जिंग के पास जाता है जहाँ जिंग की डेथ हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद वांग डूजी से कहता है थोड़ा ब्रेक लेकर डिनर कर लो, लेकिन डूजी कहता है मुझे भूख नहीं है, मुझे मेरे भाई जिंग का सामान पैक करना है, तुम अभी घर चले जाओ और इस पीरियड में मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरे भाई का फेयरवेल अच्छे से करोगे। और इसके बाद हमें जिंग का फेयरवेल दिखाया जाता है। वांग ने जो जिंग के लिए ब्रेसलेट बनाया था डूजी उसे जिंग की ग्रेव पर रख देता है। वो वांग से कहता है तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट उसे पक्का पसंद आएगा। वांग जिंग के लिए एक सॉन्ग भी गाता है। वापस आते टाइम वांग डूजी से कहता है मैंने कंपनी टेक ओवर करने का फैसला ले लिया है। मुझे म्यूजिक पसंद है क्योंकि वो लोगों की लाइफ में वार्मथ लेकर आता है, पर इस जॉब को करने के बाद भी मैं जानता हूँ कि मैं लोगों की लाइफ में वार्मथ ला सकता हूँ। तुमने मुझे इतनी सारी चीजें सिखाई, इसलिए मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए। ये सुनकर डूजी बोलता है अब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, मेरा भाई अब नहीं रहा और ये मेरा फॉल्ट है। मैं तुम्हें भी हार्म नहीं करना चाहता और मैं इतना सेल्फिश भी नहीं बन सकता कि अपना बैड लक तुम्हें दे दूं। वांग उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन डूजी वहां से चला जाता है। अगले सीन में वांग अपने फोन में उन फोटोज को देख रहा था जो उसने डूजी के साथ क्लिक करवाई थी। वो भागते हुए डूजी के घर जाकर उसके रूम के सामने बैठकर कहता है तुम आजकल मेरे कॉल्स नहीं पिक करते और ना ही मेरे मैसेजेस का रिप्लाई करते हो। मैं तो ये भी नहीं जानता कि आजकल तुम कहाँ रहते हो। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा मेरी मदद करोगे। डूजी भी अंदर डोर पर खड़े होकर ये सब सुन रहा था, इसलिए वो वांग के लिए डोर ओपन कर देता है। वो वांग से कहता है मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। ये सुनकर वांग रूम के कर्टेन्स ओपन करके डूजी की अपर बॉडी की उसी तरह से मसाज करता है जैसे डूजी ने उसे सिखाया था। वो उसे हक करके कहता है मैं तुम्हारा वेट करूंगा। अगले सीन में हम डूजी और वांग को साथ में देखते हैं जहाँ डूजी वांग से कहता है अब तुम कंपनी के सक्सेसर हो, इसलिए तुम्हें अच्छे से ड्रेसअप करके रहना होगा। इस तरह से रहना ये शो करता है कि तुम अपने क्लाइंट की और अपनी दोनों की रिस्पेक्ट करते हो। लेकिन ये सब सिर्फ वांग सोच रहा था, रियलिटी में इयान उसके साथ था। दूसरी तरफ डूजी वांग की कई बातों को ही सोच रहा था। इधर वांग की जुआंग नाम के क्लाइंट के साथ वीडियो कॉल पर फाइट हो गई थी। वो इयान से कहता है जुआंग मेरे भाई की इलनेस का फायदा उठाकर होंगजे कंपनी को हड़पना चाहता है। ये सुनकर इयान कहता है मैं जानता हूँ, लेकिन क्या तुम्हें उसे सिर्फ डूजी के लिए ऑफेंड करना जरूरी है? तुमने अभी अभी कंपनी ज्वाइन करी है। तो वांग कहता है कोई मेरे बारे में कुछ भी बोले मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं डूजी के खिलाफ एक बात भी गलत नहीं सुन सकता। ये सुनकर इयान गुस्से में वांग से कहता है डूजी को तुमसे कोई मतलब नहीं है। अगर वो तुम्हारी केयर करता तो आज के दिन वो तुम्हारे साथ होता। क्या तुम सच में नहीं देख पा रहे हो कि अभी तुम्हारे पास कौन है जो तुम्हें सच में लाइक करता है? ये सुनकर वांग इयान से पूछता है तुम कहना क्या चाहते हो? तो इयान वांग से अपना लव कन्फेस कर देता है। वो वांग से कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। दूसरी तरफ हमें बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ ही की बैचलर पार्टी चल रही थी। वांग भी उस पार्टी को अटेंड करने आया था। जैंग उससे पूछता है तुम्हारा फेस क्यों उतरा हुआ है? तो वांग कहता है डूजी मुझे इग्नोर कर रहा है और मेरे क्लोज फ्रेंड यान ने आज ही मुझसे कन्फेस किया कि वो मुझे लाइक करता है। मेरा भाई यंग बीमार है और आज मेरा कंपनी में पहला दिन था जहां मैं बहुत सारे ट्रबल मेकर से मिला, तो मैं खुश कैसे रह सकता हूं? लेकिन तुम भी खुश नहीं दिखाई दे रहे हो। आज ही की वेडिंग होने वाली है, क्या तुम सच में उस पर से गिव अप करने वाले हो? ये सुनकर जैंग कहता है मैंने तुमसे बोला था अगर वो मुझे चूज नहीं भी करेगा तब भी मैं उसके लिए खुश रहूंगा। इसके बाद वो तीनों फ्रेंड्स साथ में ड्रिंक करते हैं जहाँ वो गेम्स भी खेलते हैं। पार्टी ओवर होने के बाद वांग ही और जैंग से बोलता है मैं तुम दोनों के साथ इतने सालों से फंसा हुआ हूँ और तुमने एक साथ बहुत कुछ फेस किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक बार अपने बारे में सोचो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम ही को जैंग के घर पर देखते हैं। जैंग उसे टी सर्व करता है लेकिन ही वहाँ से जाने लगता है। जैंग उसे रोकते हुए कहता है चलो आज रात एक दूसरे को अच्छे से गुड बाय कह देते हैं।
वो रोते हुए ये सब बोल रहा था। वो ही को जबरदस्ती किस करने लगता है और इसके बाद हमें उन दोनों के बीच एक इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। इधर डूजी इयान के पास आकर उससे कहता है वो तुम ही थे जिसने वांग को अननोन नंबर से मैसेज करके बताया था कि उसका भाई यिंग बीमार है, राइट? तो इयान कहता है हाँ वो मैं था, और जिस दिन वांग पहली बार कंपनी विजिट करने आया था मैंने तुम्हारे और यिंग के बीच हो रही बातें सुन ली थी। ये सुनकर डूजी इयान से पूछता है लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर इयान कहता है मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम हर बार वांग को हर्ट कर रहे थे और वो तुम पर से गिव अप नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि तुम कितने बुरे हो। तो डूजी कहता है लेकिन तुम जानते हो कि हमने यिंग के बीमार होने की बात वांग से क्यों छुपाई थी? जिस पर इयान कहता है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तब कहाँ थे जब कल वांग बुली हो रहा था, जब वो अपसेट था और तुम्हें ढूंढ रहा था। जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं तुम हमेशा उसे अकेला छोड़कर चले जाते हो। इयान डूजी को जोर का पंच भी मारता है लेकिन इस बार डूजी कुछ भी नहीं करता। वो इयान से कहता है तुम बिल्कुल ठीक हो, मैं हमेशा से सच से भागता हुआ आ रहा हूँ, मैं उसे हर्ट करता हूँ, ये मेरा फॉल्ट है। पिछले 3 महीने से मुझे लग रहा था कि मैं वांग को कंपनी टेक ओवर करने के लिए ट्रेन कर रहा था, लेकिन रियलिटी में वो भी मुझे ट्रेन कर रहा था। इसलिए मैं अपना पास्ट भुलाकर उसके साथ प्रेजेंट में खड़ा होकर उसका सामना करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये सुनकर यान बोलता है ये मत सोचना कि तुम्हारे ये सब कहने से मैं वांग पर से गिव अप कर दूंगा। दूसरी तरफ वांग को यू से पता चलता है कि उसे मैसेज सेंड करने वाला इयान था और अभी डूजी उससे मिलने ही वांग के घर गया है। ये सुनकर वांग को चिंता होने लगती है कि कहीं डूजी और इयान दोबारा फाइट ना कर रहे हों, इसलिए वो अपने घर की तरफ भागता है। लेकिन तभी एक कार से कुछ आदमी उतरकर वांग को किडनैप कर लेते हैं और ये सब यू भी देख लेता है। वो तुरंत डूजी को कॉल करता है और डूजी यू को पुलिस को कॉल करने के लिए बोलकर वहाँ से भागता है। अगले सीन में हम डूजी और इयान को कार में एक साथ देखते हैं। इयान कहता है इन सब के पीछे जरूर क्लाइंट जुआंग का ही हाथ होगा। इधर वो आदमी वांग को एक कंपनी के वेयर हाउस में लेकर आ जाते हैं। कार से उतरते टाइम वांग के हाथ से उसका ब्रेसलेट गिर जाता है। दूसरी तरफ यू जैंग के घर पहुंच जाती है जहां ही कपड़े पहन रहा था। जैंग सारा ब्लेम अपने ऊपर लेकर कहता है ये सब मेरा फॉल्ट था। और अगले सीन में हम उन तीनों को एक साथ देखते हैं जहाँ जैंग यू से कहता है मैं हाई स्कूल से ही को लाइक करता हूँ और हम दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी और इस वजह से उसने तुमसे शादी करने के लिए हाँ बोल दिया था। ये सब सुनकर यू कहती है मैं जिस पर्सन से शादी करना चाहती हूँ वो ही नहीं है। और अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ डांस प्रैक्टिस वाले दिन यू ने ही को सब कुछ बता दिया था। वो कहती है मैं डांस टीचर विवी से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे रिच होने की वजह से वो मेरी फ्रेंड बनकर रहना चाहती है। हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, इसलिए उसे प्रोवोक करने के लिए मुझे तुम्हारे साथ शादी करने का नाटक करना होगा। प्रेजेंट में यू ही और जैंग को बताती है कि कल रात मेरी बैचलर पार्टी में विवी मुझे डेट करने के लिए रेडी हो गई है, इसलिए अब हमारी शादी कैंसिल होती है। मैं अपने पेरेंट्स से बात कर लूंगी। तुम्हारी कंपनी ने जो भी हमारी शादी के लिए प्रोवाइड किया है उसके पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। वो ही और जैंग के लिए काफी खुश थी। ये बोलकर यू वहाँ से चली जाती है। यू के जाने के बाद जैंग ही से कहता है तुमने ये सारी बातें मुझसे क्यों छुपाई? तो ही कहता है क्योंकि मुझे यू ने फोर्स किया था और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो क्या तुम कभी मुझसे अपना लव कन्फेस करते? ये सुनकर जैंग ही को किस कर लेता है। दूसरी तरफ डूजी और इयान को वांग को ढूंढते हुए सुबह हो गई थी। कार से उतरकर डूजी को वांग का ब्रेसलेट मिलता है और वो दोनों वेयर हाउस में एंटर करते हैं जहाँ सारे गुंडे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। डूजी वांग की लोकेशन यू को सेंड कर देता है और गुंडों के वहाँ से जाने के बाद वांग को वहाँ से लेकर जाने लगता है, लेकिन तब तक वहाँ गुंडे वापस आ जाते हैं और यहाँ गुंडों के साथ इयान और डूजी फाइट करते हैं। डूजी वांग को लेकर वेयर हाउस से बाहर आ जाता है, लेकिन गुंडे बाहर तक आ गए थे जहाँ डूजी वांग को छुपने के लिए बोलकर गुंडों से लड़ने जाता है। एक गुंडा डूजी पर चाकू से अटैक करने वाला था कि तभी वांग डूजी के सामने आ जाता है। गुंडे उन दोनों को छोड़कर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वांग पर चाकू नहीं लगा था क्योंकि उसने जो ब्रेसलेट एज अ बर्थडे गिफ्ट डूजी के लिए बनाकर अपनी पॉकेट में रखा था, उस ब्रेसलेट ने उस पर चाकू लगने से बचा लिया था। इयान उन दोनों को दूर से खड़ा देख रहा था। इधर वांग डूजी से कहता है मुझ पर ट्रस्ट करो,
जब तक हम दोनों साथ में हैं सब कुछ सही होगा। ये सुनकर डूजी वांग को टाइटली हग कर लेता है। अगले सीन में इयान उन दोनों को बताता है कि गुंडों को पुलिस ने पकड़ लिया है और ये सब क्लाइंट जुआंग ने करवाया था क्योंकि वो वांग को सबक सिखाना चाहता था। वांग इयान को उसे डूजी के साथ आकर बचाने के लिए थैंक्स बोलता है तो इयान कहता है अब मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगा, मैं अपना लगेज लेने के लिए विला में किसी को भेज दूंगा और डूजी तुम मेरी कैट पोनियो का ध्यान रखना और वांग की भी अच्छे से टेक केयर करना। वो वांग के क्लोज आकर कहता है अगर डूजी तुम्हें अच्छे से ट्रीट ना करे तो तुम मुझे बता देना, मैं वापस आकर उसे बहुत मारूंगा। इयान और डूजी एक दूसरे को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे तो वांग शॉक होकर उनसे पूछता है तुम दोनों दोस्त कब बन गए। इसके बाद डूजी वांग को लेकर घर चला जाता है। घर आने के बाद डूजी वांग से वो ब्रेसलेट लेकर पहन लेता है। वांग डूजी से पूछता है क्या ये तुम्हारा आंसर है, तो डूजी उसके क्लोज आकर उसे किस करके कहता है ये मेरा आंसर है। इसके बाद हमें उन दोनों के बीच एक इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। अगले दिन से डूजी वांग के साथ ऑफिस जाना शुरू कर देता है। इसके बाद यिंग अपने लिए एक फ्यूनरल अरेंज करवाता है जहाँ वो अपने एम्प्लॉयज से कहता है मुझे नहीं पता कि मैं कब तक जिंदा रहूंगा लेकिन अभी मुझे सबसे ज्यादा चिंता अपने भाई वांग की है और मैं ये सब कुछ अब उसे दे रहा हूँ। मुझे भरोसा है कि वो इस कंपनी को अच्छे से संभालेगा। ये सुनकर वांग काफी सैड हो जाता है तो डूजी वांग से कहता है कि अभी यिंग तुम्हारा क्लाइंट है इसलिए अच्छे से बिहेव करो। वांग यिंग से कहता है मैं तुम्हारे जापान से बिल्कुल ठीक होकर वापस आने का वेट करूंगा। अब हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां वांग अपने रूम में बैठकर प्रपोजल रीड कर रहा था कि तभी डूजी बहुत खुश होकर वहां आता है। आज उन दोनों की वेडिंग होने वाली थी और आज के दिन ही और जैंग भी वेडिंग कर रहे थे और इसके बाद हमें वेडिंग का सीन दिखाया जाता है जहां दोनों कपल्स रिंग एक्सचेंज करते हैं। ही और जैंग डांस परफॉर्म करते हैं। वेडिंग के बाद ही स्वीट्स खाने में बिजी था और जैंग नूडल्स खा रहा था जहां ही बोलता है मैं पिछले 3 साल से तुमसे कुकिंग सीख रहा हूँ लेकिन वांग कहता है मेरी कुकिंग बहुत बुरी है और वैसे मैंने जो तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए हैं क्या वो अच्छे हैं। जैंग हाँ बोलता है तो ही कहता है मैं जानता था कि वांग झूठ बोल रहा था, तुम सबसे बेस्ट हो जो कभी मुझसे झूठ नहीं बोलते। ये सुनकर जैंग नूडल्स को टेबल पर रख कर कहता है लेकिन मैंने तुमसे एक झूठ बोला है, जब लास्ट टाइम तुम्हारी वेडिंग यू से फिक्स थी और हम दोनों इसी रूम में थे तब नशे में तुमने मुझे किस किया था। ये सुनकर ही स्माइल करके कहता है तो अब मैं तुम्हें होश में किस करना चाहता हूँ और इसके बाद हमें उन दोनों का रोमांस दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांग डूजी को किस करने वाला था कि तभी उसके फोन पर मैसेज आता है। वांग उससे कहता है मैंने बोला था कि मुझे वो प्रपोजल रीड करने दो लेकिन तुम इतने रश में थे। लेकिन डूजी बोलता है आज ये सब छोड़ो, आज तुम सिर्फ मेरे हो और इसके बाद हमें उन दोनों के बीच एक रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। कहानी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि वेडिंग में डूजी और वांग ने एक बहुत प्यारा सा सॉन्ग गाया था जहाँ वांग ने गिटार प्ले किया था और डूजी ने पियानो प्ले किया था और उन दोनों के केस के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड होता है। आई होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। मिलते हैं नए ड्रामे के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।